नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट अनिल चर्चा में पिछले 2 हफ्ते आपने शार्दुल को होस्ट करते हुए देखा। उम्मीद है आप लोगों ने चर्चा को पसंद किया होगा। मैं थोड़ा कहीं काम काज से बाहर था, फिर से मैं वापस आ गया हूं। तो इस हफ्ते चर्चा में आप सबसे मिलकर बहुत 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 खुशी हो रही है। और मेरे साथ जो आज पैनल है उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवाता हूं। शार्दुल और विकास हमारे सहयोगी हैं स्टूडियो में। इसके अलावा स्टूडियो में हमारे एक और साथी मित्र और सीनियर जर्नलिस्ट हैं नरेंद्र नाथ मिश्रा। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। नमस्ते। जर्नलिस्ट हैं, आजकल इन्होंने स्वतंत्र पत्रकारिता शुरू की है। यूट्यूब पर आपका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। क्या नाम है नरेंद्र आपका? हस्तक्षेप के नाम से आपका यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ पर जुड़ें। और इसके अलावा ऑनलाइन हमारे साथ और एक हमारे साथी जुड़ रही हैं, स्मिता, बहुत बहुत स्वागत है। स्मिता को आप लोग लगातार चर्चा में देखते सुनते रहे हैं। स्मिता का भी अपना एक यूट्यूब चैनल है जिस पर आजकल वो खास ध्यान दे रही हैं, और इस चक्कर में उन्होंने चर्चा को छोड़ रखा है। होना वोना कुछ है नहीं, बस क्रांति की भ्रांति में जी रही हूँ मैं। डोंट वरी, वापस से रेगुलर हो जाऊंगी। पर ठीक है, हम चाहते हैं कि आप स्मिता का यूट्यूब चैनल भी देखें और साथ में चर्चा पर भी स्मिता को सुनते रहें। तो इसके अलावा जल्दी मैं 1-2 चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, आप लोगों से साझा करूंगा। और उसके बाद शार्दुल आप लोगों को इस हफ्ते की जो बड़ी सुर्खियां हैं, जो हेडलाइंस है, वो सुनाएंगे। लेकिन पहले कुछ ज़रूरी बातें। दुनिया भर में इस समय फुटबॉल की एकदम दीवानगी है, जुनून छाया हुआ है। फुटबॉल का वर्ल्ड कप चल रहा है और इससे जुड़े हमारा एक लेट्स टॉक अबाउट की पूरी सीरीज़ है हिंदुस्तान के फुटबॉल के ऊपर, बहुत विस्तृत, जिसमें अभिनंदन ने अपने फुटबॉल प्रेम का अच्छे से मुजाहिरा किया है और पूरे सीरीज़ को कैसे हिंदुस्तान का फुटबॉल किस दिशा में बेहतर हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या चीज़ें उसको बेहतरी की ओर ले जा सकती हैं। बहुत डिटेल्ड ये पूरी सीरीज़ है जिसको आप ज़रूर सुने। लेट्स टॉक अबाउट फुटबॉल, जो कि अभिनंदन का बहुत दिल के करीब खेल है। फुटबॉल उनको बहुत रुचता है, तो उसको उन्होंने उस पर एक पूरा का पूरा सीरीज़ हमारे पॉडकास्ट की बनाई है, ये लेट्स टॉक अबाउट के तहत। इसको आप ज़रूर सुनने देखें। इसके अलावा न्यूज़ लॉन्ड्री और द न्यूज़ मिनट का एक साझा जो बुक क्लब शुरू होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और अगर आप किताब के प्रेमी हैं, किताबों में आपकी दिलचस्पी है, पढ़ना लिखना आपको भाता है, तो इस बुक क्लब से ज़रूर जुड़ें। न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट के बुक क्लब में रजिस्ट्रेशन चालू है और हमारा जो पहला एपिसोड है वो दिल्ली में होगा। ऑफलाइन हमारे तमाम जो भी लोग रजिस्टर्ड होंगे उनके साथ करेंगे हम 5 जुलाई को शाम 6:30 बजे। वेन्यू का डिस्क्लोजर हम थोड़ी देर कुछ समय बाद करेंगे। 5 जुलाई तारीख नोट कर लीजिए और समय 6:30 बजे शाम को। ये 2 चीज़ें अपने दिमाग में आप ज़रूर से बिठा लें। और जो पहली किताब है जिस पर बात होनी है, बहुत अच्छे से, बहुत लंबी चौड़ी बातचीत उस पर होगी, वो है अ सुटेबल बॉय। इस किताब पर बातचीत होगी। तो आप इसके ज़रिए हम इस बुक क्लब की शुरुआत करेंगे और फिर आगे बहुत सारी किताबों की बारी आएगी, उस पर बातचीत होगी। उम्मीद है आपको न्यूज़ लॉन्ड्री का ये नया कार्यक्रम पसंद आएगा। अब मैं शार्दुल के हवाले करूं ये पूरा मंच, उससे पहले एक और ज़रूरी बातचीत। आप लोग अपने पत्र हमें ज़रूर लिखें। हमारे तमाम सब्सक्राइबर्स के पत्र हमें आज प्राप्त हुए हैं, मिले हैं। उन लेटर्स को मैं पढ़ूंगा भी थोड़ी देर बाद, लेकिन आप पत्र ज़रूर लिखें और उसका तरीका बहुत आसान है। podcasts@newslaundry.com पर आप जाएं और सब्जेक्ट लाइन में चर्चा लिखें। इस तरह से आपके पत्र हमें सीधे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा दूसरा तरीका है www.newslaundry.com/podcast-letters। यहाँ पर भी आप अपने पत्र हमें भेज सकते हैं। शार्दुल जी अतुल, तो पहली सुर्खी आज हमारा चर्चा का विषय भी है। उद्धव ठाकरे के पक्ष वाली शिवसेना यूबीटी की टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं और वो तेज़ भी हो गई हैं। पार्टी के 9 लोकसभा सांसदों में से 6 एक ज़रूरी बैठक में पार्टी की हाजिर नहीं हुए। और इसी बीच एकनाथ शिंदे ने की जो शिवसेना है उसने कथित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर औपचारिक विलय की मांग की है। और यूबीटी नेताओं का आरोप है कि पार्टी में टूट कराने के लिए सांसदों को 50 करोड़ रुपए तक का लोभ लालच दिया गया। इसमें अभी एक अपडेट है, जो 6 लोग मीटिंग में शामिल हुए,
उसमें लोकसभा अध्यक्ष के पास जो लेटर जाना था इन 6 लोगों में से 2 लोगों ने हाथ पीछे खींच लिए हैं, साइन नहीं हुआ है, तो 4 ही लोगों के पत्र पहुंचे हैं। विपक्ष से जुड़ी खबरों में जो आप पिछले 1-2 हफ्ते से सुन रहे हैं, वो अटपटा वहाँ चली रही हैं खबरें। तृणमूल कांग्रेस की बागी सांसद जो है काकोली घोष दस्तीदार, उनका दावा है कि पार्टी के 20 सांसद त्रिपुरा के नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शामिल होकर लोकसभा में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ग्रुप का समर्थन करेंगे। और ये ऐलान सांसदों ने ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात के बाद लिया। जो टीएमसी के नेता हैं अरुण विश्वास, साथ ही टीएमसी से जुड़ी ये खबर भी है कि उन्होंने एचडीएफसी बैंक को पत्र लिखा और कहा कि पार्टी के खाते को फिलहाल सील कर दिया जाए, रोक दिया जाए, क्योंकि पार्टी के कामकाज, उसके अधिकार जो हैं और संपत्ति का नियंत्रण जो है उसको लेकर स्थिति अभी साफ नहीं है। तो ये किस वाले पाले में है? ये अभी तो लग रहा है ममता बनर्जी वाले में। उन्होंने खुद लिखा कि मैं पार्टी को कोषाध्यक्ष हूं और मैंने इस नाते आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं बैंक को। तो अभी तो वो ममता बनर्जी की तरफ लग रहे हैं, पर ये पार्टी में अभी वहां बिल्कुल ऊहापोह चल रहा है। जो स्थिति अभी वहां पर है उसको देख के लगता है, और पूरे देश में कमोबेश जो इस समय स्थिति है उसको देख के लगता है कि अब समय आ गया है जब भारत में एक ऐसी पार्टी बने जिसका नाम मार्क्सवादी तृणमूल जनता कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऐसा कुछ बना दिया जाए कि सब एकदम घालमेल करके खिचड़ी पार्टी शुरू में भारतीय नहीं, जनता पार्टी है, शुरू में भारतीय भारतीय सबको रख सकते हैं। शुरू में भारतीय हो जाएगा, बाद में सब, और लास्ट में जनता पार्टी बाकी रहेगा, बीच में अंत में सब पार्टी। ये ठीक रहेगा। शुरू में भारतीय भारत और की अंत नॉन में बीजेपी पार्टी। जनता पार्टी। नहीं ठीक है ना, शुरू में भारतीय, लास्ट में जनता के लिए है तो जनता पार्टी, बीच में सब दे दीजिए अपना। खैर, शनिवार 14 जून को असम के जोरहाट जिले में भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान एयरबेस पर उतरने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में वायुसेना के 5 जवानों की मौत हुई और जो विमान अपनी नियमित उड़ान पर था और सुबह करीब 10 बजे रौरैया इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। वायुसेना ने हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जो उनका अपना कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है उसके आदेश दिए हैं, शुरुआती जांच शुरू कर दी और तमाम लोगों ने इस पर खेद भी जताया। गुरुवार 19 जून को केंद्र सरकार ने खांसी की दवाइयों की बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, यानी डॉक्टर जो आपको दवाई लिखता है ऑफिशियल पर्चे पर, उसके बिना अब खांसी की दवाई, कफ सिरप जो होते थे पीने वाले, उस पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाओं से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए कफ सिरप को उन दवाओं की सूची से हटा दिया है जिन्हें बिना प्रिस्क्रिप्शन के, बिना पर्चे के खरीदा जा सकता था। जो लोग मुफ्त में फेंसाडिल लेके और ठर्रे का मजा लेते थे तो उनको लगता था कि दारू काम फ्री में हो जा रहा है, अब वो लोग सोचते थे। और ये बहुत खतरनाक चीज़ जी थी, जी, क्योंकि ये जो कफ सिरप से जुड़ी घटनाएं हैं जो जहर वाली, तो जो नशा के लिए इस्तेमाल होता था कफ सिरप का वो, और जो भी हाल ही में प्रतीक ने भी इस पर एक इन्वेस्टिगेशन किया 2 हफ्ते पहले कि कंपनी ने कैसा, बट आप सुन रहे होंगे पिछले 1-2 साल से अनेकों देशों में और भारत के कई राज्यों में कफ सिरप ठीक से ना बने, क्वालिटी कंट्रोल ना होने, उसमें केमिकल बैलेंस ना होने या उसका ध्यान ना रखने की वजह से अनेकों बच्चों की मौत हुई थी। भारत की बहुत किरकिरी हुई थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो इस वजह से बता रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय के उन्होंने कदम उठाए हैं जो एक वेलकम स्टेप है। गुरुवार 18 जून को दिल्ली हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि उसने जो मैसेजिंग ऐप है टेलीग्राम से कई बार अवैध और संदिग्ध चैनलों पर निगरानी रखने के लिए कहा, उनके खिलाफ सक्रिय तौर पर निगरानी करके कार्रवाई करने को कहा अगर उन्हें कुछ कथित कोट अनकोट गड़बड़ मिलती है। लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम टेलीग्राम ने नहीं उठाया और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया है कि सरकार की लगातार चेतावनियों के बावजूद टेलीग्राम ने कोई कार्यवाही नहीं की। टेलीग्राम ने अब याचिका अदालत में दाखिल करी जिसमें उससे भारत में अपनी सेवाएं 22 जून तक रोक लगाने के लिए कहा गया नीट परीक्षा की वजह से। सरकार ने भी यही कहा है कि वो नीट की जो अंडर ग्रेजुएट प्रवेश परीक्षा है उससे जुड़ी चिंताओं के मद्देनजर सरकार ने ये बैन लगाने का कदम उठाया है, जिस पर बहस तो चली रही है, आलोचना भी हो रही है। गुरुवार 19 जून को NCERT ने कहा कि वो नवीं कक्षा की पाठ्यपुस्तकों में मोहनजोदड़ो की मशहूर डांसिंग गर्ल एक प्रतिमा है, उसकी एडिटेड तस्वीर हटाकर जो मूर्ति का प्रारूप था, जो जैसी की तैसी तस्वीर थी, उसे फिर से शामिल करेगा। और ये फैसला इस विवाद के बाद लिया गया जिसमें प्रतिमा
के ऊपर कपड़े चढ़ाकर, जो प्रतिमा का हिस्सा नहीं है, वो किताबों में प्रिंट की गई थी। और सिंधु घाटी सभ्यता से पहचान वाली पुरातात्विक धरोहर में से एक इस प्रतिमा को स्कूल की किताबों में किस तरह दिखाया जाए, इसी पर यह बहस छिड़ी हुई थी, जो मोरालिटी वाली है, कि उसको अगर आप दिखा रहे हैं तो कपड़े में क्यों ढक रहे हैं। सोमवार 15 जून को अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को हाईकोर्ट गुरु दोखी और खालसा पंथ विरोधी अनकोट घोषित कर दिया। सिख पंथ की सर्वोच्च सांसारिक संस्था है यह अकाल तख्त, आप जानते ही होंगे। और उसने फैसला ये कहते हुए सुनाया कि एक कथित आपत्तिजनक वीडियो में भगवंत मान ने कई झूठे बयान दिए थे उस वीडियो से जुड़े मामले में। आम आदमी पार्टी ने इस मामले के बाद आई फॉरेंसिक रिपोर्ट को खारिज किया है और उसने आरोपों तक को स्वीकार करने से मना कर दिया जो अकाल तख्त ने लगाए हैं। इस पर एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगा ये, कि पंजाब भगवंत मान की जो सरकार है, पहला राज्य है जिसने ब्लास्फेमी वाला कानून बनाया यहाँ पर। जी, गुरु ग्रंथ साहिब के किसी भी तरह के अपमान को लेकर सज़ा का प्रावधान और इस तरह की चीज़ें, पहली कोई राज्य सरकार है जिसने इस तरह का कानून बनाया और उसको लेकर काफ़ी उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। और ये हम जानते हैं पाकिस्तान में इस तरह का कानून है जिसमें मृत्युदंड तक का प्रावधान है और ये सारी चीज़ें हैं। वहाँ पर लोगों ने कितने लोगों की लिंचिंग की है इस नाम पे, इस आरोप में। उसके बावजूद ये जो पूरी राजनीति है बहुत दोधारी तलवार जैसी है, उस पर चलने का काम है कि आप इस तरह की चीज़ें शुरू कर दें अगर, और राजनीति में आपने ड्रैग कर लिया है, इस तरह की सेंसिटिव चीज़ को आपने खींच लिया है राजनीति के मैदान में, जहाँ पर राजनीति को जब ये कहा जाता है कि थोड़ा सा आस्थाओं से, भावनाओं से और उन चीज़ों को थोड़ा एकदम डे टू डे पॉलिटी से अलग रखना चाहिए, तब आपने इस चीज़ को किया। और अब आप खुद ही उसके शिकार हैं, अब आप खुद ही उसके शिकार हैं कि एक स्टेट के प्रमुख के पद पर बैठे हैं और सरमन जारी हो रहे हैं आपके ख़िलाफ़ इस तरह से। तो ये जो राजनीति है, ये आम आदमी पार्टी खुद भी इस राजनीति की एक मतलब इस जो मैं कहूँ कि उल्टे रास्ते पे या उल्टी दिशा में जो जा रही राजनीति है, आम आदमी पार्टी खुद भी इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार दल है। नरेंद्र, बिल्कुल सही कहा। और ये वहाँ पे आप जिस तरह से आम आदमी पार्टी की राजनीति रही थी या जिस तरीके से कम उन्होंने बाद में जो किया था, लेकिन इनका अगर आप देखें जो सत्ता में आए 17 में भी जो चुनाव में जो बस शुरू हुआ इनके पार्टी का, तो एक बदलाव, और जो लग रहे थे कि जो अकाली की राजनीति थी, अकाली के बाद सामने जो पंजाब की राजनीति थी, और कई सालों से पंजाब ने एक ही तरह की जो राजनीति देखी है, उसी के बीच में विकल्प के रूप में केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को देखा गया था। उस समय भी देखा गया, जैसे विजय को जिस तरह से तमिलनाडु में दिया गया, तो सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि वही एक फ्रेश पॉलिटिक्स के लिए आम आदमी पार्टी को वहाँ स्पेस दी गई थी। हाँ, ये उस समय भी ये कंसर्न आए थे सामने में कि उसके लिए एक तरफ तो सामने जो मास सपोर्ट है, लेकिन अंदर से ग्राउंड को मजबूत करने के लिए केजरीवाल ने हार्ड लाइनर्स का सपोर्ट लिया था। या अगर याद कीजिए उस समय एलिगेशंस लगे थे और अमरिंदर सिंह ने इसी नाम पर काफ़ी उनमें अटैक भी किया था। तो एक राजनीति वो वहाँ पे, जिसे आपने दुधारी तलवार का, इन्होंने कंट्राडिक्शन पे शुरुआत ही की। आप जो पंजाब के जो मेजोरिटी हैं जिस खिलाफ वो अकालीज के खिलाफ हैं, अकालीज का भी बैगेज है, अकालीज के खिलाफ आ रहे हैं, जो कांग्रेस की सालों जो पुरानी राजनीति, हम नई राजनीति चाह रहे हैं, ड्रग के खिलाफ, यंग के खिलाफ, जो स्मैक या ड्रग सारी चीज़ों पे लेके बेरोजगारी, रोजगार, सब हम चाह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम में जुड़े हैं। बिल्कुल। और आपने ऊपर से टॉप अप तो आपने मास वही किया, नीचे में आपका वो जुड़ गया। तो ये जो कंट्राडिक्शन ये होना ही था। मेरा अभी भी ये मानना है कि इसका पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा मेरा, क्योंकि जो लगाने वाले जो उन्होंने भी पॉलिटिकल कैपिटल खोल दी है। बार बार आपसे कह रहे हैं कि इस सब चीज़ों की एक उम्र होती है, ठीक बात। इसमें राजनीति भी दिख रही है। तो लेकिन इस पूरे एपिसोड में इनको भी इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा कि इस राजनीति को अगर आप दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बात। स्मिता,
नहीं, मैं अग्री करती हूँ इस बात से कि जब आप इस तरह के मुद्दों को लेकर अपनी राजनीति को ज्यादा धारदार करने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा एक स्लिपरी स्लोप बनने का एक खतरा रहता है राइट। कि कहां पर जाकर जो है कुछ ऐसे फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर भी क्रिएट हो जाए जिसका खमियाजा खुद आपको भी भुगतना पड़े। हालांकि ये जो भगवंत मान वाला मामला है, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका कनेक्शन वो जनवरी वाले मामले से है। हाँ। जब वो एक वीडियो उभर कर सामने आया था और जिसमें ये कहा गया था कि एक उन्होंने सिख डेविटीज पर, श्रद्धालुओं पर कुछ बयान दिए थे और एक इमेज आई थी कि एक शख्स जो है वो शराब के नशे में आकर कुछ स्प्रिंकल कर रहा है, शराब स्प्रिंकल कर रहा है शायद उन सिख इमेजेस पर, और उसमें भगवंत मान ने कहा था नहीं वो तो एआई जनरेटेड वीडियोस हैं। फिर उस पर काउंटर बयान आया था कि नहीं, हमने 2 लैब्स में भेजे हैं, ये ऑथेंटिक विजुअल्स हैं, ये एआई इमेजेस नहीं हैं। तो एक कोशिश जरूर है कि इसके भले ही इस तरह के फैसलों के कानूनी तौर पर जो है सीधे तौर पर मायने ना हो, लेकिन एक आप धार्मिक रूप से जब किसी को सेंस्योर करते हैं, जहां एक ऐसे राज्य में जहां पर 58% से ज्यादा का एक सिख पॉपुलेशन है जो आपका वोटर है, तो मालवा माझा जैसे रीजन में खास करके आने वाले चुनावों में इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते कि इसका असर नहीं पड़ेगा। तो कुछ पॉकेट्स जरूर हैं जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखेंगे, जब बेअदबी का मामला हुआ, जो विवाद हुआ पूरा का पूरा सुखबीर सिंह बादल के वक्त में, तब से लेकर अब तक अकाली दल की वापसी नहीं हो सकी क्योंकि वो मामला इतने गंभीर रूप से देखा गया था जिसमें एक युवा की जान भी चली गई थी। हाँ। तो इसलिए ये एक बहुत संवेदनशील मामला है, निश्चित रूप से ये एक विवाद बनेगा और ये दिखाता है कि जब आप कहीं ना कहीं मतलब आप एक कंपेटिटिव रिलीजन में जब आप फंसने लगते हैं, उलझने लगते हैं, तो उसके जोखिम भी होते हैं और उसका आपको कभी कभी जो है कीमत भी चुकाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक बात। और खासकर पंजाब की हिस्ट्री जैसी रही है, हमने देखा है लंबे समय तक ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान क्या हुआ वहाँ पर, भिंडरावाले का पूरा मामला कैसे हुआ, एक अमृतपाल के रूप में एक नया उभार हमने देखा। तो पंजाब ऐसे भी बहुत सेंसिटिव एरिया रहा है, तो वहाँ पर रिलीजियस फैनेटिसिज्म या इस तरह की चीज़ों को हवा देने या उसके ऊपर राजनीति करना हमेशा ही एक बड़ा खतरा है। तो उसके लिए फिर बहुत दूरदर्शी होना पड़ेगा कि आप उस राजनीति में कहाँ तक जा सकते हैं। विकास, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बात नरेंद्र जी ने कही और स्मिता जी ने, उससे मैं सहमत हूँ, बट एक चीज़ और है इसमें मैं देख रहा हूँ, इसका दूसरा आयाम, कि इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि अब वीडियो असली है या नकली है। अब इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि जो आने वाले इलेक्शन है उसमें अकाली दल को इस पूरी बहस का कितना लाभ मिल पाता है, क्योंकि अकाली दल उसी की वजह से सत्ता से बाहर हुआ था। और अब जब वहाँ ये माना जा रहा था कि कांग्रेस को एज मिल गया है, तो उस टाइम में ये दोबारा से इस तरीके का मुद्दा सामने आ जाना, क्योंकि ये वीडियो वही है जो स्मिता जी कह रही हैं कि शायद ये वीडियो वही है, पुराना ही वीडियो है, लैब से जाँच हो चुका है, 2 लैब से अलग अलग 1191-92 कुछ एंगल से जाँच हुआ है, और ये साफ़ हो गया है कि ये आदमी भी वो नहीं है, भगवंत मान नहीं है, और वीडियो भी फर्जी है। शार्दुल, मैं बस इतना कहूँगा कि इस तरह के मुद्दे शॉर्ट टर्म है ना, लघुकालिक फ़ायदा ज़रूर देते हैं, पर किसी भी तरह का हट धर्मिता और कट्टरपंथ भी नहीं कहूँगा मैं, कई बार वो पंथों से जुड़ा नहीं होता, कट्टरपन किसी और चीज़ को लेकर हो जाता है, पर किसी भी तरह की जड़ता वो लंबे समय में राजनीति में नुकसानदायक होती है, क्योंकि जैसा स्मिता और नरेंद्र जी ने कहा, ये एक ऐसा वो झोटा है, एक बार ये छूट कर भाग गया फिर आप इसे पकड़ नहीं पाएंगे, फिर वो अपने आप चलता रहता है और वो हट धर्मिता की डिमांड बढ़ती जाती है। झोटा क्या होता है? बछड़ा नहीं, भैंसा। हरियाणा में झोटा कहते हैं। लाइटर नोट थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, जैसे आपकी ये जो कैसे पीछे आपका कर पड़ता है पीछे, चिदम्बरम ने यूपीए में कई बार कहने के बावजूद उन्होंने पीएमएलए जोड़ा था। हाँ, रेस्ट इज हिस्ट्री। और आईटी एक्ट का 66 है, न्यूज़ लॉन्ड्री नहीं, मैं कह रहा हूँ पीएम। तो मैं आखिरी 2 हेडलाइन पढ़ लेता हूँ। सोमवार 16 जून को भारत सरकार ने वित्त मामलों से जुड़े सरकारी आंकड़े जारी किए, और उसके मुताबिक मई 2026 के महीने में थोक महंगाई की दर बढ़कर 9.7% पर पहुंच गई, और इसकी सबसे बड़ी वजह हम सब जानते हैं कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, मिनरल ऑयल, इनकी तेज़ों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रही। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने इसके साथ थोक मूल्य सूचकांक जो है हमारा WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसकी नई सीरीज़ भी जारी की है, जिसमें अब बेस ईयर जो होगा ना, आधार वर्ष, वो बदलकर अब 2022-23 कर दिया गया, उससे पहले का नहीं।
और इसमें अब पहले से ज़्यादा चीज़ों को शामिल कर लिया गया है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स और ज़्यादा सामान का ओवरऑल व्यू लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इस नए बेस ईयर की वजह से अप्रैल 2024 से पहले के आंकड़ों के साथ अब सीधी सीधी तुलना आगे से संभव नहीं होगी। और जो अभी तक उपलब्ध आंकड़े हैं उसके हिसाब से मई 2026 की ये जो थोक महंगाई दर है 9.7%, ये अब तक का रिकॉर्डेड सबसे ऊंचा स्तर है होलसेल प्राइस इंडेक्स का। और आखिरी सुर्खी हॉर्मुज से ही जुड़ी है। बुधवार 18 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक 14 सूत्रीय समझौते पर MOU यानी बेसिकली प्रस्ताव है बस, इस पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए। एमेनुअल मैक्रोन ने करवाया ट्रंप से, और ईरान के राष्ट्रपति ने किसके साथ किया ये खबरों में नहीं था। इस समझौते का मकसद दोनों देशों के बीच तनाव कम करना, हॉर्मुज जो स्ट्रेट है उसको फिर से खोलना बिना किसी दिक्कत के, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों को लेकर बातचीत है। MOU में साफ कहा गया है कि ईरान पर से सैंक्शन हटाए जाएंगे और अमेरिका वहाँ पर रीडेवलपमेंट के लिए $300 बिलियन देगा, जो ओबामा वाले से दुगना है। वहाँ पे 150 बिलियन प्रॉमिस हुए थे। समझौते के तहत दोनों पक्षों के पास इसकी शर्तें तय करने के लिए 60 दिन का समय है, और ट्रंप ने संकेत भी दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प वो पूरी तरह से नहीं छोड़ रहे हैं। एसोसिएट प्रेस की रिपोर्ट कहती थी कि इस समझौते में ईरान को शुरुआती तौर पर कई रियायतें मिलती दिख रही हैं, जिसमें एक दो का मैंने जिक्र भी किया, और इस सब को लेकर इजराइल बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ है, दुखी भी है और आवाज़ भी कर रहा है। ठीक बात। तो ये अब तक की जो सुर्खियाँ थी, और यहीं से हम मुझे लग रहा है कि चर्चा को शुरू करने का बहुत सही एक बिंदु है, जो कि हॉर्मुज खुल जाएगा तो दुनिया के ऊपर से एक किस्म का तनाव कम होगा। तो स्मिता, मैं चाहूँगा कि ये जो थोड़ा सा समझौता हुआ है, जो MOU हुआ है दोनों देशों के बीच में, इसके ऊपर आपकी अपनी क्या समझ क्या कहती है कि कितना स्थायी हो सकता होगा ये, और कितना इसमें दुनिया को राहत के तौर पर देखने की ज़रूरत है, कितना भारत इसमें अपने लिए राहत देख सकता है? देखिए, तो राहत की बात तो है और इसका स्वागत होना चाहिए। हालांकि ये और बात है कि जिन राजनीतिक गोल्स के साथ या द लैक ऑफ पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के साथ डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध में घुसे नेतन्याहू के साथ में, उनमें से कुछ भी अचीव नहीं हुआ, क्योंकि यही हॉर्मुज स्ट्रेट 28 फरवरी के पहले पूरी तरीके से खुला हुआ था। युद्ध शुरू होने के पहले इसमें फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर कोई रोक टोक नहीं थी। आपने बल्कि ईरान को समझा दिया कि कैसे हॉर्मुज को एक सामरिक टूल के तौर पर इस्तेमाल करना है। और ये अगर आप इस MOU में भी देखें, इसमें लिखा हुआ है कि 60 दिनों तक अमेरिका अपनी नेवल ब्लॉकेड को हटा रहा है, और 60 दिनों के बाद ईरान और ओमान मिलकर एक वापस से जो है कोई एक साझा अरेंजमेंट करेंगे। यानी ये नहीं कहा गया है कि आगे चलकर इस पे नाकेबंदी नहीं रहेगी या टोल वसूली नहीं रहेगी, बल्कि सिर्फ 60 दिनों के लिए एक रिलीफ की बात की गई है। एंड सब्जेक्ट टू ये MOU अगर बना रहे तो फिर उसमें आगे चलकर एक अरेंजमेंट करने की बात की गई है, जिसमें अमेरिका भी ईरान ओमान के साथ जुड़कर देखेगा कि कैसे इसको आप एडमिनिस्ट्रेशन को आगे चला सकते हैं। ये बहुत साफ है, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए कि हॉर्मुज स्ट्रेट में एक स्थायी और बड़ा बदलाव आज की तारीख में हो चुका है, और हॉर्मुज स्ट्रेट वो प्री वॉर वाले स्टेटस को एंटे में नहीं लौटने वाला है। कुछ दिनों के लिए वहां पर अभी आवाजाही रहेगी। जब से इस हस्ताक्षर होने के बाद से जो है जहाज आ रहे हैं, भारत की भी एक LNG कैरियर दिशा ऑलरेडी वहां से निकल आई है, जो ऊर्जा संकट है उसके लिहाज से बहुत राहत वाली बात है देशवासियों के लिए कि ऐसे और टैंकर्स अगर आए। हमने अपने 3 नाविकों को खो दिया इस युद्ध में US मिसाइल स्ट्राइक पर, जो MT सेतलेबोले में हुए, जिस मसले को हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने भले ही बहुत डायरेक्ट अग्रेसिव टर्म्स में तो नहीं, लेकिन कम से कम उठाया डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और इस अग्रीमेंट में इसमें कोई शक नहीं है कि एडवांटेज तेहरान है। तेहरान ने जो शर्तें चाही थी उन शर्तों पर मंजूरी रखी गई है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया मुज्तबा खामनेई की बयान की तरफ से, जहां उन्होंने कहा कि मैं इस अग्रीमेंट से पूरी तरीके से अभी भी सहमत नहीं हूं, लेकिन चूंकि राष्ट्रपति पेजेश्कियान इसमें निजी रूप से इतने कमिटमेंट्स दे रहे थे तो हमने इस डील को मंजूरी दे दी है, ये दिखाने के लिए कि भाई अभी भी ऐसा नहीं है कि हम 100% अलाइंड हैं। तीसरी बड़ी बात इसकी डोनाल्ड ट्रंप का खुद हस्ताक्षर करना, ना कि उपराष्ट्रपति JD वांस से करवाना।
जेडी वांस ने टॉक्स को लीड किया था इस्लामाबाद में, और इसीलिए इस्लामाबाद एमओयू के नाम पर इसका नाम दिया गया है। तो वो पॉलिटिकल प्रीमियम जो है वो बढ़ गया इस अग्रीमेंट के लिए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपने लेवल पर जब अमेरिका का राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है तो उसकी प्रीमियम कहीं ज्यादा हो जाती है। उनके ऊपर ये दारोमदार है कि कैसे आप इंश्योर करें कि जो इस एमओयू का सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सारे फ्रंट्स पर युद्ध की रोकथाम इंक्लूडिंग लेबनान, वो आप इजराइल को कैसे रोकेंगे। आज जब आप ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछले कुछ घंटों में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि लेबनान की ग्राउंड ऑफेंसिव, एयर स्ट्राइक्स, ड्रोन स्ट्राइक्स, इजराइल की जो ग्राउंड ऑफेंसिव वगैरह हैं वो जारी है लेबनान में, सदर्न लेबनान में, जो ईरान के लिए लगातार एक रेड लाइन है। और यही वजह है कि जिनीवा में जिन टॉक्स की शुरुआत होनी थी अमेरिका और ईरान के बीच में, वो टॉक्स फिलहाल के लिए जो है अभी शुरू नहीं हुए, क्योंकि इन 60 दिनों में वक्त लिया गया है कि एक फाइनल अग्रीमेंट की ओर हम बातचीत करें। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो यही है कि इजराइल अपनी हरकतों से क्या बाज आएगा। और इसमें मुझे लगता है अतुल, जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, अगर आप उपराष्ट्रपति जेडी वांस के कमेंट्स को देखें इजराइल पर, वो जो पब्लिक कमेंट्स हैं वो ये दर्शाता है कि आज अमेरिका और इजराइल के बीच में एक्चुअली में एक रिफ्ट नजर आ रहा है। ये सिर्फ स्टेज नहीं है, ये सिर्फ वो हाथी के दांत टाइप खाने और दिखाने वाली बात नहीं है, क्योंकि जेडी वांस ने बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, जहां उन्होंने कहा कि आज आपकी इस पूरी दुनिया में एक ही पावरफुल एलाई आपके साथ है। दूसरे देश हैं, भारत भी आज इजराइल का दोस्त है, यूएई भी दोस्त है, लेकिन वो सही कह रहे हैं कि जहां तक पावरफुल एलाइज का सवाल है, जो आपके साथ युद्ध में घिरे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, वो अमेरिका है। और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के इस डील को लगातार अटैक कर रहे हैं, आपके फार राइट नेता बेन-गवीर हो, स्मोत्रिच हो, वो कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ, तो जेडी वांस का ये कहना कि आपकी ये जो लड़ाई की क्षमता है वो अमेरिका के मारक वेपन सिस्टम पर निर्भर है, अमेरिका के टैक्स पेयर्स जो डॉलर्स देते हैं उससे आपकी युद्ध फंडिंग होती है। आई थिंक दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इसीलिए हालांकि बिटवीन, जैसा हम अंग्रेजी में कहते हैं कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ये एक फ्रेजाइल स्थिति बना रहेगा। वेस्ट एशिया पूरी तरीके से आज बदल चुका है, और वेस्ट एशिया में ईरान आज एक बहुत कहीं ज्यादा ताकतवर एक क्षेत्रीय पावर के तौर पर उभरा है। आने वाले दिनों में वेस्ट एशिया में अगर कोई भी विदेश नीति से जुड़े हुए फैसले होते हैं तो उसमें आपको ईरान को शामिल करना ही पड़ेगा। हॉर्मुज स्ट्रेट का नक्शा हमेशा के लिए बदल गया है, और आज से अगले 60 दिनों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरीके से कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि अब वो, और जो नवंबर में मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हैं अमेरिकी संसद में, ही इज गेटिंग क्लोजर टू दैट, तो वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अगस्त में जाकर या अगस्त के पहले ये युद्ध की एक बार फिर से शुरुआत हो जाए, जिस युद्ध में वो इतनी बुरी तरीके से फंसे हैं। और उनके लिए निकलना इतना जरूरी हो गया था, क्योंकि बहुत सारे राइट विंग लीडर्स इन अमेरिका इटसेल्फ या कमेंटेटर्स, आप मेगन केली को देख ले, टकर कार्लसन देख ले, ये तमाम लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ बोलने लगे थे, युद्ध के खिलाफ बोलने लगे थे। बॉब केगन जैसे लोग, कमेंटेटर्स जो पहले हमेशा युद्ध की एडवोकेसी करते थे, उन लोगों ने बकायदा आर्टिकल्स में लिख दिया कि इस युद्ध से निकलने का एक ही तरीका है कि डोनाल्ड ट्रंप तेहरान की सारी शर्तों को मान जाए, क्योंकि ये युद्ध अमेरिका हार चुका है। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेतन्याहू को रिस्ट्रेन करें, और वही सबसे बड़ी चुनौती है इस देखने के लिए कि अगले 60 दिनों तक ये संघर्ष विराम, ये इस्लामाबाद अकॉर्ड जारी रहता है या नहीं। तो पाकिस्तान के लिए भी, जिन्होंने एज ए गारंटर का रोल लिया है इस युद्ध में, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। तो ये एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि इस पूरे एमओयू ने जो समझौता हुआ है, इसने डोनाल्ड ट्रंप को एक थोड़ा सा एक एग्जिट दे दिया है, रिस्पेक्टफुल एग्जिट हो ना हो, लेकिन एग्जिट दे दिया है। पर मेरे जो अगला मेरा सवाल था उसका आधा जवाब आपने दे दिया कि ये कितना स्थायी होगा, क्योंकि इजराइल अभी भी लेबनान पे हमले किए जा रहा है और वो ईरान को से हुए समझौते को भी उस तरह से स्वीकार नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में एक स्थिति, मतलब फ्रेजाइल स्थिति जिसका जिक्र आपने किया, वो बनी रहेगी कि कभी भी कुछ स्थिति पलटते ही फिर से परिस्थितियां बदल सकती हैं। पर शायद अमेरिका मतलब इजराइल के मामले में हम तो अगर थोड़ा सा ये अगर समझा पाएँ कि सब कुछ के बावजूद अमेरिका
जिस तरह से दुनिया में चीज़ों को डिक्टेट करता है, इजराइल के मामले में उस तरह से डिक्टेट नहीं कर पा रहा है। पहली बार हम देख रहे हैं कि कोई वाइस प्रेसिडेंट इतने खुले शब्दों में इजराइल को मैसेज दे रहा है, सीधे सीधे चेतावनी जारी कर रहा है, और फिर भी लेबनान में इजराइल उस तरह से पीछे हटने को तैयार नहीं है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ है क्या जो जिसे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे इसमें? था इसमें दो तीन चीजें हैं। अगर आप इतिहास को देखें, जब हम अमेरिकन जूविश लॉबी की बात करते हैं अतुल, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल इन्फ्लुएंशियल लॉबी है अमेरिका में, और ये दशकों से चला आ रहा है। एक्चुअली इसके अगर इतिहास की बात करें, मैंने आज ही अपने एक ब्लॉग में पॉलिटिकल या कहें आप फाइनेंशियल भी मैंने इसका जिक्र अपने ब्लॉग में किया अपने चैनल पर, कि जो शुरू में एक्चुअली 1949 में एक अमेरिकन जायनिस्ट काउंसिल का निर्माण होता है, और उनकी जो मेन कोशिशें थी, क्योंकि 1948 में इजराइल का जन्म होता है, कि आप विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में किस तरीके से ज्यादा जूइश लोगों की जो इमिग्रेशन है वो आप फिलिस्तीन में करवा सके। उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी शुरुआत होती है। लेकिन 1953 में दरअसल एक घटना हुई जिसमें एक जूइश औरत और उनके 2 बच्चों को उनकी मौत होती है, उनकी जान जाती है एक हमले में। उस वक्त इजरायली डिफेंस फोर्सेस, आरियल शरोन जो कि प्रधानमंत्री थे इजराइल के, इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने वो किबिया गांव वेस्ट बैंक का, जो उस वक्त जॉर्डन के नियंत्रण में था, वहां घुसकर लिटरली पूरे विलेज को ही जवाब में स्लॉटर कर दिया। और उसके बाद जो किरकिरी उनकी शुरू हुई, तो आइजनहावर जो उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने इस पर बहुत आपत्तियां जताई। टाइम मैगजीन ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिपोर्टाज किया था उस पूरे घटना को लेकर, और आइजनहावर ने कहा कि ये जो जायनिस्ट काउंसिल है ये शेप अप करने की कोशिश कर रहा है, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको दोबारा से रजिस्टर किया गया था आईपैक के नाम से 1954 में। जो अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी है, उनकी एक पब्लिक अफेयर्स कमेटी है जो अमेरिकी सांसदों को इजराइल के टूर्स करवाती हैं, उनको बिजनेस इंटरेस्ट्स में मदद दिलवाती है, उनकी पॉलिटिकल फंडिंग होती है कैंपेन्स के दौरान। अगर आप जाकर देखेंगे, रिक स्कॉट जैसे बहुत सारे ऐसे सेनेटर्स हैं जो प्रो इजरायली बयान देते हैं, तो एक फोरम है कॉल्ड आईपैक ट्रैकर, वो ट्रैक करता है कि किस अमेरिकी सांसद को उनके चुनावी कैंपेन में कितनी जो है फंडिंग आ रही है इन लॉबीज से, और वो हजारों टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की ट्यून में आते हैं। तो प्रो इजराइल जो सेंटिमेंट्स है वहां पर, इट इज अ वेरी ट्रांजैक्शनल स्टेटमेंट। ये धार्मिक स्टेटमेंट से ड्रिवन नहीं है, ये स्टेटमेंट्स आर बिकॉज इट इज बीइंग ड्रिवन बाय फाइनेंशियल फंड्स। इन अ वे इट इज अ ब्राइबरी का केस, और इसीलिए वो बयान दे रहे हैं। तो एक तो वो है। दूसरा, अमेरिका की जो इंटरेस्ट हमेशा से रही मिडिल ईस्ट वेस्ट एशिया में, जहां अमेरिका ने इजराइल को पॉपअप किया कि दिस इज द डेमोक्रेटिक, द बीकन ऑफ डेमोक्रेसी इन दिस रीजन, कि यहां अगर हम बिटवीन दिस गल्फ अरब स्टेट्स, बिटवीन द मोनर्कीज, ये हमारी वेस्टर्न वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को जो है ये नहीं मानते हैं, लेकिन ये ऑयल रिच रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिच नेशंस हैं, यहाँ पर हमको जो है नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगी, तो इन पर हम कैसे एक नियंत्रण बनाए रखें, कैसे इनको हम काबू करें। दैट इज वे यू स्टार्ट टू सी जो अमेरिका की रोल 90s के गल्फ वॉर के बाद में जो एक सिक्योरिटी स्ट्रक्चर हुआ। अमेरिका ने कहा कि इजराइल हमारे साथ वैल्यूज कम से कम मानता है बिकॉज ऑफ द रिलीजियस एफिनिटीज, बिकॉज वो वेस्टर्न वैल्यूज में यकीन रखता है। बाकी जो उसके इर्द गिर्द के गल्फ अरब स्टेट्स हैं वो वेस्टर्न वैल्यूज को नहीं मानते हैं, वो कट्टर देश हैं, उनकी अपनी इस्लामिक वैल्यूज हैं। तो दैट वाज द इंटरेस्ट कि कैसे इजराइल को पॉपअप किया जाए। 90s में अमेरिका ने कहा कि भैया हम आपको सिक्योरिटी देंगे, अरब स्टेट्स को, ईरान से आपको खतरा है, शिया सुन्नी डिविजन्स को जो है उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। वो सारी की सारी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर थी अतुल, आज की तारीख में वो अब चरमरा गई है। मतलब ये जो $300 अरब की रिलीज वाली बात शार्दुल ने की, हालांकि अमेरिका क्लैरिफाई कर रहा है कि हम एक पैसा नहीं दे रहे हैं, और एमओयू में ये लिखा हुआ है कि एक रीजनल मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे ये पे आउट होगा। लेकिन ये खबरें ऑलरेडी आई हैं कि यूएई जो अभी तक ईरान से पंगे ले रहा था युद्ध में, ओपेक कार्टेल से वॉकआउट करता है, इजराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड्स के बाद उसने रिश्ते अपने कायम किए। यूएई ने बकायदा ट्रांच ऑफ मनी रिलीज किया है कि ईरान जवाबी कार्रवाई न करे। लेकिन यहां पर एक फाइनली मैं ये कहूंगी कि आई थिंक देयर हैज टू बी अ सेंस ऑफ कॉशन इवन फ्रॉम इरानियंस अतुल, कि आप अपने कार्ड्स को ओवरप्ले ना करें, आप ओवर प्ले ना करें अपने हैंड को। और इजराइल की तो कोशिश रहेगी कि आप किसी तरीके से जो है डीरेल कर सके इस अकॉर्ड को, लेकिन हिजबुल्लाह ना दक्षिण लेबनान से कहीं जाने वाला है, और ईरान को तो आप खत्म नहीं कर पाए हैं, ना वहां पे रिजीम चेंज कर पाए हैं।
तो ईरान को भी देखना होगा कि ये जो लार्जर पिक्चर है, क्योंकि इजराइल सिर्फ रिजीम चेंज नहीं चाह रहा है, इजराइल ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट चाह रहा है। और जेडी वांस का जो बयान है, जहां उन्होंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स के पॉडकास्ट में कि यू कैन नॉट किल योर वे आउट ऑफ एवरी नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, कि हर राष्ट्रीय सुरक्षा का जवाब ये नहीं हो सकता कि आप लोगों को मार गिराएं। दैट्स अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिमाइंडर। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस दफा आप देखेंगे देयर हैव बीन इंस्टेंसेस इन द पास्ट, जिमी कार्टर हो या आइजनहावर हो, जिन लोगों ने बहुत सीरियस जो है इजराइल को थ्रेट्स दिए थे, स्वेज कैनाल के इंसिडेंट के समय में, ड्यूरिंग सम अदर वॉर्स एज वेल, और उनकी थ्रेट्स काम आई थी। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप विल हैव टू स्टिक टू वेरी सीरियस वार्निंग दिस टाइम, ताकि ये जो पीस अकॉर्ड है वो डीरेल ना हो। ठीक बात। तो बहुत छोटी सी चीज़, क्योंकि हमने पिछले 2 बार में भी इस पर बात की थी, तो श्रोताओं को याद होगा कि हमने बाइबल मंदेब का जिक्र किया था, स्ट्रेट का, जो दूसरी है लाल सागर वाली, वहाँ पे हूथीज़ के साथ वो कर रहे थे। और जैसा स्मिता ने जिक्र किया, पूरा सिक्योरिटी आर्किटेक्चर अब प्रोजेक्ट कर रहा है। ये लड़ाई शुरू हुई थी, ईरान अपने आप को डिफेंड कर रहा है, और अब वो अपनी पावर प्रोजेक्शन कर रहा है। तो अमेरिका लड़ाई हार चुका है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन 2-3 चीज़ें हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। एक तो हॉर्मोज खुलने के बाद भी LNG में इतनी आसानी से नहीं होगी, क्योंकि रास लफान में मेजर डैमेज हुआ है। उन्होंने 5 साल का, कतर ने कह दिया था, वो दुनिया का 90% LNG है, तो वो दिक्कत रहेगी। दूसरा, ट्रंप नारंगी व्यक्ति को खुद नहीं पता वो कल क्या कहेगा, तो हमें भी नहीं भरोसा करना चाहिए। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है बड़ा फैक्टर। सिक्योरिटी अम्ब्रेला बदल चुका है, ये इक्वेशन बदल चुकी है, क्योंकि ओमान और वो तो कर ही रहे हैं। इंडोनेशिया ने भी आवाज़ निकालनी शुरू की थी, पिछले हफ्ते हमने निरुपमा से इस पर थोड़ी चर्चा की थी, हालांकि अभी डिटेल नहीं आई है, कि और लोग भी समझ रहे हैं कि ये स्टेट पे कब्जा करके आप अपने पावर प्रोजेक्शन कर सकते हो। तो दुनिया में ऐसी ज़रूरी 7-8 स्टेट हैं, और ये मिड टर्म चुनावों की वजह से हो रहा है। अमेरिका में जो इंस्टीट्यूशनल करप्शन है, वहाँ पे अलाउ है जो पैक्स को लॉबी करने का। और जो आलोचना वाली बात है, मैं उस पर ये जानना चाहता हूँ कि ओबामा ने भी थोड़ा बहुत किया था, अलग अलग एडमिनिस्ट्रेशंस के अलग अलग हिस्सों ने किया है, लेकिन जब भी पैसा देने की बात आती है इजराइल को, तब कोई वहाँ का कांग्रेसमैन, कोई वहाँ की यूनानिमसली वो देते हैं। और जब तक वो पैसा नहीं रुकता, तब तक आप ये समझ लीजिए इजराइल का बर्ताव चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप कहते रहिए लेकिन वो पैसा देना बंद नहीं करते। इसमें 2 चीज़ें आप देखिए, मतलब मैं थोड़ा सा और भी इधर ला रहा हूँ कि इजराइल में जैसे एक आप कह रहे हैं कि नहीं होगा, सहमत हूँ, लेकिन आपने ये कभी नहीं सोचा होगा ये भी जो पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, जैसे जेडी वैंस पब्लिकली अमेरिका कंडेम करे, इजराइल से बोले कि भैया हम तुमसे दूर हो जाएंगे। इटली हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जिस तरह से कंडेम कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि आज की तारीख में इंडिया छोड़ के सब ने इजराइल को कंडेम किया है। मतलब अकेला, अगर आप यूरोप में तो काफी, जैसे मैं थोड़ा सा ऑन लाइटर नो, जैसे स्मिता जी कह रहे थे अकेला दोस्त अमेरिका है, मुझे लग रहा है कि अकेला इंडिया बच गया, जो एक शब्द इजराइल को कुछ नहीं, अकेला दोस्त ये बच गया। मतलब जेडी वांस ने भी बोल दिया कि भैया तुमसे ना हो पाएगा। तो इंडिया छोड़ के इजराइल को अगर किसी भी ग्लोबली में, और इजराइल की इतनी ताकत भी नहीं थी अंदर से, क्या है, ईरान ने बहुत कुछ एक्सपोज कर दिया जो अभी तक पर्दे के पीछे था। ईरान ने एक चीज़ इंश्योर कर दिया कि तुम सोच रहे हो कि मार के मुझे सीरिया बनाओगे और बगल में सारे जगह डॉलर इन्वेस्ट करके कुवैत बनेगा, दुबई बनेगा, तो अगर मेरा रीजन सीरिया बनेगा तो डबल सीरिया हम चारों ओर बना देंगे। सबसे पहला जो डर उन्होंने पैदा किया अपने पड़ोसियों के बीच में, जो आउट ऑफ सिलेबस इन लोगों के लिए जो आ गया, और वो प्योर कैलकुलेशन था। फर्स्ट डे से आप जितने ऑयल एक्सपर्ट कर देखिए, 15 जून तक अगर आप नहीं रोकते हैं तो ईरान का क्या होगा पता नहीं, आप मर जाएंगे। तो ये ईरान के लिए डिफेंस जैसे होता है ना कि माइंड गेम में इतना देर तक गोल रोक लो, अब मैच जीत जाओगे। तो ईरान अपना माइंड गेम कर रहा था कि इसके बाद आप नहीं स्ट्रेच कर पाओगे, उसको ये पता था, और वो 15 जून तक ले आया। तो हर बारी आप देख लीजिए तमाम जगह की जो आप रिजर्व रिपोर्ट देखिए, सब जगह की कैपेसिटी खत्म हो रही है। तो कहीं ना कहीं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे 2 चीज़ें खाली मैं ऐड करूंगा, जैसे स्मिता जी का बिल्कुल सही था कि ईरान भी अब ओवर स्ट्रेच करता हुआ ना दिखे, मतलब जोर उतना ही खींचना है ना जहां से टूट ना जाए। हाँ, और दूसरा जो इजराइल है वो अब यहाँ से देखिए, वो आप कह रहे हैं कि सब सपोर्ट इजराइल को करता है, लेकिन जब मेरा ही घर, जब मेरा ही डिस्टर्ब होने लगेगा तब हम क्या, अमेरिका तब इजराइल को सपोर्ट कर रहा था ना, जब इवन डोमेस्टिक ऑडियंस भी इजराइल को सपोर्ट करती थी। डोमेस्टिक ऑडियंस में इस तरह का डिवाइड पिछले कुछ सालों में नहीं किया, अभी ईरान में वहाँ भी डोमेस्टिक ऑडियंस में एक थोड़ा सा, और वॉर को लेकर बहुत विरोध हुआ है। तो आने वाले साल में इजराइल और नेतन्याहू को उनको पता है कि जब तक वॉर है या डिस्टर्बेंस है तब तक उनकी कुर्सी है। मतलब जहाँ तक मैं
देख रहा हूँ, तो उनके लिए अपना जो भी अपना है, लेकिन इजराइल अभी सबसे बड़ा इस विश्व में खलनायक के रूप में विश्व उसको देख रहा हो। जो हमारे यहाँ जो डिस्टर्बेंस है उसके बड़े रीज़न नेतन्याहू हैं, जो हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम आ रही है। ये स्थिति किसी देश के लिए कितने भी पावरफुल हो, अगर ऐसी स्थिति हो ना तो उनके लिए अच्छी नहीं होती है। नहीं नरेंद्र जी, मैं लंबे समय से इस पे लिख रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। मैंने केवल पिछले हफ्ते के कॉन्टेक्स्ट नहीं वही आप ही बात कंटिन्यू वो वाली बात सारी, ये बात तो हम पहले कर ही चुके हैं ईरान के महीनों से कर रहे हैं। ज़्यादातर चीज़ें सही कही गई हैं, बट एक चीज़ मैं सिर्फ इतना तो गलत कहा गया होगा। नहीं सर, एक चीज़ मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने चर्चा की थी कि युद्ध के 100 दिन हो गए हैं और अब युद्ध खात्मे की ओर बढ़ रहा है। तो ये मैं युद्ध शुरू होने से पहले, जब 28 फरवरी जब ये पूरा अमेरिका और इजराइल ने मिलकर शुरू किया था, उससे पहले 26 फरवरी को जेनेवा में बातचीत हो रही थी ईरान के साथ, और वो सब चीज़ें सही दिशा में जा रही थी, जो बाहर निकल के आ रही थी खबरें कि ठीक है। और उसमें जो ईरान को जो मिला था, उसमें ना ईरान के सैंक्शन हटे थे, ना उसका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे वैसा कब्जा था। जैसा कि यूएस के सेनेटर बिल कैसिडी ने भी लिखा ट्विटर पे कि रोनाल्ड रीगन जो है वो अपनी कब्र में करवटें बदल रहे होंगे, और ईरान को पता लग गया है कि कैसे उसको गला मिल गया है हॉर्मुज दबाने के लिए, कि उसका कैसे इस्तेमाल करना है। तो और अमेरिका को इसमें क्या मिला है तो वो सबके सामने है कि कैसे अमेरिका पैसे भी देगा। जैसे हमारे यहाँ कहावत है कि एक किसान जो है ना, वो जब किसी उसके खेत में कोई घुस जाता है तो वो गन्ना नहीं देगा लेकिन भेली दे देगा। भेली समझते हैं, जो गन्ने से बनी हुई गुड़, मतलब वो ट्रंप ने ये ऐसा ही किया इसके पूरे कार्यक्रम में। उसने गन्ना नहीं दिया लेकिन पूरी भेली जो है वो हवाले कर दी। एक छोटी सी डिटेल, जो पैसा ये लौटाने को कह रहे हैं, ये वही पैसा है जो अमेरिका ने कैद कर रखा है। ये ईरान का ही पैसा है, फ्रीज हुआ है। तो इसका जो अगला छोटी सी एक और बातचीत है इसी का पहलू, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पहले मैं उसको थोड़ा सा लोगों को सुना दूं और फिर स्मिता और नरेंद्र से ही कमेंट लूंगा। बाकी लोगों को कमेंट तो करीब करीब इस पे आ ही गए हैं, तो सुन लिया जाए पहले इसको, अगर ये चल जाए। तो सुना ही सुना है, आज आमने सामने बैठ के ट्रंप को सुना दिया। आप ये भी देखिए कि जो ट्रंप खुद को बॉस कह रहे थे, उनके खुद के तेवर नरेंद्र मोदी के सामने आज ढीले पड़े हुए थे। भाई साहब, इतनी तारीफ मोदी की, इतनी तारीफ की है ट्रंप ने कि अगर मक्खन लगाने का कंपटीशन होता तो उसमें फिसल के आदमी गिर जाए, इतना मक्खन मोदी को लगाए ट्रंप। कौन है ये तारीफ? तो ये कौन देव है? अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये सुशांत है, सुशांत सिन्हा नाम है इनका, और ये न्यूज़ 18 इंडिया के एंकर है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या वास्तव में डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी को इतना मक्खन लगाया, या सुशांत मोदी को ज्यादा मक्खन लगा रहा है? ज्यादा मक्खन कौन किसको लगा रहा है, स्मिता और नरेंद्र? क्या हुआ बातचीत में ऐसा? मैं इंडिविजुअल जर्नलिस्ट पर टिप्पणी नहीं करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि वो सारे इतने वाहियात काम कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारी इंडियन जर्नलिस्ट के सर्कस का सवाल है, आई थिंक ये हमारे ऊपर लानत है जब डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि योर रिपोर्टर्स आर मच नाइसर, कि आपकी प्रेस को, तो मतलब बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि भाई आपके प्रेस तो इतने सॉफ्ट बॉल्स भेजते हैं, प्यारे से सवाल पूछते हैं, तो एक तो सवाल पूछने का मौका नहीं मिलता जब पूछता है। देखिए, हमारे प्रेस वालों ने वहां डोनाल्ड ट्रंप से तो सवाल पूछ लिया कि क्या आपको अफसोस है कि भारतीय नाविकों की जान गई, लेकिन इसी मसले पर अगर मौका मिलता मोदी जी से तो ये सवाल नहीं पूछते। मतलब उस Q&A को अगर आप देखिए जो हुई, वहां पे सारे सवाल सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए, वहां मोदी जी से नहीं सवाल पूछे गए। मोदी जी ने अपना नाविकों की जान जाने पर एक ओवरऑल बयान जरूर दे दिया कि हॉर्मुज में सारे सी फेयरर्स की जान जो है उसको सुरक्षित रखी जानी चाहिए, लेकिन जो सवाल पूछे गए वो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए। और ये तो डोनाल्ड ट्रंप का क्विंटेसेंशियल स्टाइल है। वो अभी आपको अपना माय बेस्ट फ्रेंड बोलेंगे, कल आपको जो है कुछ भी बोल देंगे। यूरोप से लेकर नेटो से लेकर सारे देश ऑलरेडी ये झेल चुके हैं। और मोदी जी को भी वो जो बातें कह रहे थे, वो जो समझने वाला समझेगा कि उसमें एक कटाक्ष का टोन था, एक व्यंग का टोन था। और वो मोदी जी से बस इसीलिए खुश है क्योंकि भैया इंडिया जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप इस वक्त अमेरिका के साथ है, अब इंडिया की मार्केट में वो वापस जाके भी वही बयान दे रहे थे कि देखो इंडिया, आज सर्गियो गोर के आप तमाम ट्वीट्स को उठाकर देख लीजिए जो अमेरिकी राजदूत हैं इस वक्त दिल्ली में, कि इंडिया हमसे इतने कुछ खरीद रहा है, इंडिया इतना इन्वेस्ट कर रहा है, इंडिया ये कर रहा है, लेकिन इंडिया के मुंह से चूं शब्द नहीं निकलती है। नाविकों के जान जाने के बाद में शुरू में तो हमने न्यूज चैनलों के हवाले से खबरें सुनी कि ये फायर इंसिडेंट में जान गई है MT सेटलोबोले में। आपने तो अमेरिका का नाम तक नहीं लिया रिलीज। ठीक बात।
सेंटकॉम ने खुद ताल ठोक कर कहा कि देखो हमने मिसाइल स्ट्राइक कर दिया। और उस इंसिडेंट की अगर आप क्लिप्स को सुने, वो इतनी परेशान करने वाली क्लिप्स हैं कि इंजन रूम में जब आग लगती है, लोग डिस्ट्रेस कॉल करते हैं, पास ही खड़ी दूसरी अमेरिकी वॉरशिप वो आपको ठेंगा दिखा देती है मदद करने की जगह। मतलब अंतरराष्ट्रीय नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा देना। माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के जहाज खड़े रह गए वहीं। और उससे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है अतुल, अगर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो के स्टेटमेंट को देखें। जयशंकर ने जब कहा कि हमने बात की और इस मुद्दे को उठाया, उसके बाद जो मार्को रूबियो का बयान आया है, किसी भी स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी को इस पर इतनी ज्यादा आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें उन्होंने लिटरली जो है डिसमिस ऑफ कर दिया। उनको परवाह ही नहीं है। और उसके बाद जब ये मुलाकात होती है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, सारे जो सवाल हैं जहां पर आप अपनी पत्रकारिता दिखाना चाह रहे हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप को ही पूछ रहे हैं। मोदी जी से तो आप नहीं पूछ रहे हैं कि क्यों भारत ने शुरुआती रूप में, भैया आपने एक कॉन्डेम ने आज तक जो है कंडोलेंस खामने की किलिंग पर मोदी जी की तरफ से तो नहीं आया है, मिनाप के बच्चों की किलिंग पर नहीं आया है, आयरिस डेना के सेलर्स के मारे जाने पर नहीं आया है। और ये इंडियन मीडिया के लिए शर्मसार करने वाली बात है जब डोनाल्ड ट्रंप आकर ये कहे कि भाई आपके रिपोर्टर्स तो इतने अच्छे हैं कि अले इतने क्यूट पुचकाले वाले सवाल पूछ के चले जाते हैं, हमें उनसे फर्क ही नहीं पड़ता है। क्या आप कहेंगे इसमें? मैं इसमें थोड़ा सा, आप ट्रंप पे तो बहुत हो गई, मैं थोड़ा और पीछे जाइए, 7-8 दिन पहले जब पीएम इटली गए, और देखिए यहाँ पे मेरा ये बी फेयर की चलिए आप होल डे आप 2-3 दिन मिल रहे हैं, और वहाँ पे एक औपचारिक रूप से आप अगर आपने चॉकलेट ले लिया, एक गिफ्ट, वो सब कुछ होती है कि उसमें लाइटर मोमेंट होता है, आपने दिया, ठीक है, वहाँ तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, रील बनी, एक लाइटर मोमेंट होता है। लेकिन ऐसे दिन में जब वर्ल्ड के 2 लीडर मिल रहे हैं और ऐसे ग्लोबल क्राइसिस के बीच में, और आपके लिए पूरे दिन खबर सिर्फ मेलोडी चॉकलेट होती है मीडिया के लिए, और ऐसे ग्लोबल क्राइसिस के बीच में, और आपका बगल का पड़ोसी देश जिसकी कोई स्टेक नहीं थी, पहली बार मेन स्ट्रीम दिख रहा है, उसका एक आदमी ईरान में है, एक आदमी इंग्लैंड में है, एक आदमी अमेरिका में वो डिप्लोमेटिक बातचीत कर रहा है, और हमारे यहाँ से 2 बड़े देशों के बीच बायलैटरल हो रही है, और खबर क्या है, मेलोडी चॉकलेट। ये तो बेशर्मी की इंतहा है। यहाँ पे मैं ये हो सकता है कि एक छोटा पार्ट हो सकता है, आप उस पार्ट को खबर कैसे बना सकते हैं? तो ऐसे में मुझे 2 चीज़, जिस तरह से मीडिया के व्यवहार में 2 बड़ा लोग जो कहानी है ना, छोटी से छोटी जो कहानी है, कि एक बार जैसे कि बड़ा फेमस है कि चल रहा था, कौवे ने बीट कर दिया, सर पे गिर गया, तो पूरे जरा पड़ेगी, अरे गाय नहीं उड़ती है ना, देखो ये तो बड़ी बात है ना, अगर गाय उड़ती तो तुम्हारा क्या होता। एंड दूसरी की एक जगह गांव में गया, पूरे घर में फैला दिया कि आज राजा जी बुला रहे हैं, सबको 100 डंडा मारेंगे। सब लोग पहुंचे, बोले 100 नहीं 20 मारेंगे, और राजा जी महान है, कोई गलती नहीं थी, और राजा जी महान है, राम महान है, 20 ही मारा ना। मीडिया ऐसी तरह से करती है कि गाय नहीं उड़ती है और 100 की जगह 20 ही डंडा मारा ना, और उसमें जनता लहाल, और यही मास्टर स्ट्रोक है। तो बस यही मेरा, तो ये मीडिया की स्थिति है। मुझे लगता है कि इस पर बहुत अच्छे से बातचीत हुई है और इसको काफ़ी तरीके से स्पष्ट भी कर दिया है। हम अब अपने अगले विषय की तरफ बढ़ेंगे, और अगला विषय हमारा है जो भारतीय राजनीति में मची उठापटक है। भारत के तमाम राजनीतिक दलों में, जो खासकर जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं, उनमें जो टूट फूट की स्थिति चल रही है, उस पर थोड़ा सा हम बातचीत करना चाहेंगे आज। और हमारे सामने हाल फिलहाल में पहले तृणमूल कांग्रेस का हमने देखा, उसके बड़ी संख्या में विधायकों ने मुख्य पार्टी से अपना रास्ता अलग करने की घोषणा की। इसके बाद फिर उनके एमपीज़ जो हैं, जो लोकसभा के एमपी हैं 19, उन्होंने पार्टी से अलग होने की घोषणा की और दस्तखत किए। और अब ये कहा जा रहा है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का जो ग्रुप है, उसमें भी एक बार फिर से नए सिरे से बंटवारा हो रहा है। और 2022 में आप लोगों ने देखा था किस तरह से पूरी पार्टी 2 हिस्सों में बंट गई थी, और उस समय एक नाथ शिंदे जो कि शिवसेना का जो मुख्य हिस्सा था वो लेकर अलग हो गए थे, उनके पास पार्टी का सिंबल भी चला गया था। अब उद्धव ठाकरे के सामने फिर से ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई, और एक नाथ शिंदे के समर्थन में कहा जा रहा है कि एक बार 9 में से 6 लोकसभा सांसद जो हैं महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे के, वो अलग होना चाह रहे हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है। ये एक हमारे लोकतंत्र की तस्वीर है जिसमें
चुनाव लड़े जाते हैं, राजनीतिक दल तमाम सिंबल्स, तमाम विचारधाराओं के ऊपर अपनी अपनी किस्मत आजमाते हैं और फिर चुनाव जीतने के बाद, संसद और विधानसभाओं में पहुंचने के बाद बड़ी आसानी से, बड़े सरलता से पूरे विचारधारा और उसकी लाइनों को क्रॉस कर जाते हैं। उनको कोई बहुत ज़्यादा किसी तरह की जो कहते हैं ना कि एक डायलेमा होता है, एक दुविधा होती है, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन स्थिति दूसरी है और विपक्ष से ज़्यादा ये स्थिति सत्ता पक्ष के ऊपर है, जिसके ऊपर इस पूरी संसदीय परंपरा, इस लोकतांत्रिक संसदीय परंपरा को चलाने और मजबूत भी करने का, केवल राज करना और सत्ता करना नहीं, उसको मजबूत करने का जो दायित्व होता है, वो जो काम था उसको लगभग उस प्रोजेक्ट को, ये भी एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है, निरंतर इसको कैसे धीरे धीरे मजबूत किया जाए, उन तमाम लोकतांत्रिक परंपराओं को, उन तमाम संसदीय परंपराओं को, जिससे कि ओवरऑल जो हमारा पूरा जो लोकतांत्रिक ढांचा है इस देश में वो मजबूत हो। और उसको ऑलमोस्ट पूरी तरह से ध्वस्त किया जा चुका है। आप कहीं से भी चुनाव लड़ें, किसी भी दल से चुनाव लड़ें, चुनाव के पहले आपके लिए, जो अगर आप विपक्ष में हैं तो आपके लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, संस्थाएं आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे सकती हैं, चुनाव आयोग से आप किसी तरह की उम्मीद नहीं कर सकते, SIR जैसे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसके बाद पार्टियों को तोड़ लेने की स्थितियां बन रही हैं। आप ये सोचिए कि पंजाब में जिस तरह से हुआ, जिस पार्टी के 2 विधायक हैं, सिर्फ 1 या 2 विधायक हैं पंजाब में, उस पार्टी के 6 राज्यसभा सांसद हैं पंजाब से। ये कितनी शर्मनाक बात है किसी भी उसमें लोकतांत्रिक देश के इतिहास में। बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं, आप उद्धव ठाकरे के शिवसेना की स्थिति देख रहे हैं। आप कहीं से भी चुनाव लड़ें, लेकिन अगर एक पार्टी जो केंद्र में बैठी है, सत्ता में बैठी है और उसके पास एजेंसीज हैं, उसके पास पैसे का जोर है, तो आप बहुत आसानी से सारे लोगों को अपने पाले में खड़ा कर सकते हैं, बहुत सारे कानून बना सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जिस मूल भाव को इनकलकेट करके इस पार्लियामेंट की नींव रखी गई है, जिसमें ये माना जाता है कि इसमें जनता की राय की सबसे सुप्रीम ताकत निहित है कि वो हमारे लिए कानून बना सकती है। लेकिन अगर इस तरह से नंबर जुटाकर और आप कल को संविधान में भी 2/3 किसी तरह की चीज़ करें, तो क्या ये उस जनता की राय या जो ताकत जहाँ से आ रही है उसकी किसी भावना का उसकी मूल भावना का या उसमें किसी तरह की ईमानदारी से उसको वो रिप्रेजेंट करती है? सबसे पहले नरेंद्र आपसे शुरू करते हैं फिर। देखिए, इसमें 3 लेयर है। जैसे एक तो छोटा सा लेयर ये है कि निश्चित तौर पे ऐसी जब जो पार्टी में टूट की जो बात है, तो एक पोर्शन है कि ये 19 जो ओरिजिनल पार्टी है, ममता बनर्जी हो या उद्धव ठाकरे हो, सबका है, ठीक है, कि आपकी इतनी बुनियाद कमज़ोर थी तो आपने उसको सेंस क्यों नहीं किया या आपने बात की, वो एक छोटी सी बात है जो हमेशा होता रहा है। लेकिन यह बात इसलिए डाइल्यूट हो जाती है कि जिस तरीके से किया जा रहा है और उस पूरे प्रोसेस में बंगाल वाला सिर्फ मैं आपको फैक्चुअली बता रहा हूँ किस तरह से होता था। पहले थोड़ी सी होती थी कि आपकी पार्टी को तोड़ा जा रहा है और तो हम कम से कम इतना लिहाज करते थे कि बोल देते थे कि यार उसमें भले मैं करवा रहा हूँ लेकिन मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, डिस्टेंस कर ले रहा हूँ, ये उनका इंटरनल मामला है। एक छोटी सी जो एक लिहाज रखने की भी जो जिम्मेदारी होती थी वो थी। अब इसमें देखिए, ये बागी MPs कलकत्ता में शुभेंदु अधिकारी के यहाँ मीटिंग करते हैं, कैमरा के सामने, कोई पर्दा नहीं है, ऑफिशियली मीटिंग करते हैं, वहाँ से निकलते हैं एयरपोर्ट से, यहाँ आके सीधे बीजेपी के नेता भूपेंद्र यादव के यहाँ मीटिंग करते हैं बजाते, सारे लोग, फ़ोटो जारी होती है, मीडिया को फ़ोटो जारी होती है, वहाँ से फिर लोकसभा स्पीकर के यहाँ से समय लिया जाता है और फिर वहीं से आती है कि नहीं इसमें बात तो थी, बीजेपी हमसे भी लेने के लिए मिला है लेकिन थोड़ा टेक्निकल मामला है, इसीलिए हमने देखा है कि एक पार्टी जिसको 800 वोट मिला हुआ है उस पार्टी में हम इनको मर्ज कर दे रहे हैं और सडनली NDA में बीजेपी के बाद वो दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी JDU और TDP से बन जाती है। मतलब इस प्रोसेस में कहीं भी कोई एक होता है ना कि पर्दा या लिहाज करने की, जहाँ पे आप कर सकते थे कम से कम, अगर आप शुभेंदु अधिकारी मिले चुपचाप से बोल देते, भले गाड़ी जा रही, नहीं हम नहीं आए थे,
इस बार जो खतरनाक बात है, जो बड़ी बात है, कि वो भी रखने की कोई कोशिश नहीं की गई। एक चीज़ नरेंद्र, मैं बस आप अपनी बात यहाँ से कंटिन्यू करिएगा आगे की। मैं एक चीज़ बस यहाँ जोड़ना चाह रहा हूँ, जो आपने शुरुआत में पहली बात जो कही कि इसमें ममता बनर्जी की भी कमी है, इसमें उद्धव ठाकरे की भी कमी है, उन्होंने सेंस किया। पर मेरा ये कहना है कि इस पूरी स्थिति में एक बहुत बड़ा एक गैप क्रिएट कर दिया गया है, और वो गैप ये है पैसे का जो गैप है इतना अनइवन है। आपने एक तरफ केंद्र की जो सरकार है या केंद्र का जो पूरा हिस्सा है, आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में देखा जो पैसा इन्वॉल्व है इस पूरे गेम में, पॉलिटिकल सिर्फ गेम पैसा में। नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक जानकारी। महाराष्ट्र के एक नेता हैं, जब मैं कांग्रेस में, मुझे बहुत सीनियर आदमी ने कहा, वो नेता महाराष्ट्र में अच्छे नेता रहे हैं, उन्होंने आके टॉप लीडरशिप को, वो गांधीज फैमिली के करीबी रहे हैं, उन्होंने लूप में लिया। उन्होंने कहा ये मेरी 70 साल की एज में हूँ, मैं, मेरा फैमिली है, और मैं ऑनेस्टली मैं जेल नहीं जा सकता हूँ, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये तो आपने बहुत जेन्युइन केस बता दिया। और मैं कह रहा हूँ कि किस लेवल पे है, पैसा तो अपनी जगह पे है, और उन्होंने लूप में लेकर और बड़ी डिग्निटी से उन्होंने पार्टी छोड़ी। और कभी भी आपने मतलब महाराष्ट्र के टॉप लीडर रहे हैं वो, तो कभी कांग्रेस ने भी उन पर अटैक नहीं किया, और बीजेपी में जाकर उन्होंने कभी इतना नहीं कहा। तो उसका असर ये भी हुआ कि बीजेपी में जाकर भी वो अच्छा मुकाम नहीं पा पाए। मैं ये तो बहुत रिजनेबल एक केस आपने बताया। मैं दूसरी बात कह रहा था, मैं ये कह रहा हूं कि इतना ज़्यादा अनइवन हो गया है लेवल कि प्लेइंग फील्ड, जो लेवल प्लेइंग फील्ड की जो छोटी या रीजनल पार्टियां हैं, उनके लिए छोटे मोटे, उनको कोई बड़ा कॉरपोरेट फंड नहीं कर रहा है, उनके पास स्टेट के रिसोर्सेस के अलावा कोई बड़ा रिसोर्स नहीं है, तो ले दे के हर पार्टी उल्टा सीधा करती है। ऐसे में उनके आर्म ट्विस्टिंग करना सेंट्रल एजेंसियों के जरिए बहुत आसान हो गया है। लेकिन सर यहाँ पे और भी बात है, यहाँ पे उससे बड़ी बात खतरनाक, जो कि ये तो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है, लेकिन मेरा है कि किसी देश, किसी इलाके की जनता तमाम रिसोर्स के बिना सब कुछ करने के बावजूद वो उनकी मतलब बिना खर्च किए उनको जिता दे, और उसके बाद घर पहुंच के तब तक बैठे रहेगी एजेंसी जब तक आप चलेंगे नहीं मेरे साथ। यहाँ तो अगर आप स्थिति यहाँ है कि आप बिना रिसोर्स के चलिए, एट द विजडम ऑफ इंडियन पब्लिक आप जीत जाएंगे। अरे ये सारे तो इनके अगेंस्ट वोट किया था ना, जब अब की पार 400 पार का आप नारा लगा रहे थे, तो अगर जो टीएमसी के हो या उद्धव के जो सांसद थे, उनको, उनके इलाके की जनता अब की बार 400 पार के लिए जनता ने अगेंस्ट द विंड जाके वोट किया आपको, और आप जाके वही मिशन में अब की बार 400 पार के लिए लग जा रहे हैं। तो ये जो, और किस तरीके से एक होते हैं कि पॉलिटिकल आपका ठीक है, चलिए आप जिस तरीके से डरा के धमका के, आपने देखा होगा शायद, मैं उसको अभी देखना पड़ेगा कि शायद उद्धव के जो सांसद हैं उनसे रिलेटेड हाईकोर्ट का फैसला 16 जून को आना था। हाँ, एक मामले में जो और वो टाल दिया गया है, और ये कह रहे हैं कि वो सम जो मीडिएट कर रहे थे उनके मीडिएशन में वो पार्ट भी शामिल है, और कोर्ट का जजमेंट भी टल गया। जब इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो लोग, मतलब आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा है, आप किस लेवल तक कॉम्प्रोमाइज होंगे, डरेंगे या नहीं लड़ेंगे। तो ये लड़ाई लेवल प्लेइंग फील्ड वाली भी बात नहीं है, यहाँ पे खेलने ही नहीं दिया जा रहा है। मैं आपसे एक आगे कह रहा हूँ कि आप तो कह रहे हैं कि चलिए बराबरी की मैच नहीं हो रही है, मैच ही नहीं हो रहा है। कह जा रहा है कि आप पेवेलियन में बैठिए, आपने कितना स्कोर किया ये स्कोर कार्ड पे मैं लिखूंगा, मैच का रिजल्ट क्या ये भी मैं लिखूंगा, थर्ड अंपायर भी मेरा, अंपायर भी मेरा, और आपके बदले आप खेलेंगे नहीं, और आपके बदले कौन खेलेंगे मैं ये तय करूंगा, और वो कितना रन बनाएंगे ये भी मैं तय करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये इस लेवल के स्क्रिप्ट है, तो वहां पे तो बाकी चीजें इरेलीवेंट हो जाती है। लेवल प्लेइंग फील्ड ये सब चलिए, सत्ता के साथ हमेशा एक सत्ता को एडवांटेज रहता रहा है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली वर्ड भी मुझे अब अंडररेटेड लगती है। बिल्कुल ठीक है। विकास? नहीं सर, ये तो ठीक है कि लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, बट मुझे लगता है एक आयाम जो है इसमें, एक और महत्वपूर्ण आयाम जो हम समझ सकते हैं, जैसे एमएलए जो खासकर होता है, वो उसकी पॉलिटिक्स जो है बहुत स्थानीय स्तर की होती है, लोकल लेवल की होती है। इसमें ऐड करना एक, अगर जी हाँ, जी बिल्कुल। जो एक चीज़ और जो वहाँ पे चर्चा नहीं हो रही है, ये भी अद्भुत, बंगाल के संदर्भ में, चूंकि आप थोड़ा सा उसको देखें, ये भी अद्भुत विहंगम है। आप तोड़ रहे हैं,
और उस तोड़ने के बाद जो बंगाल में एमएलए होगा वो सरकार के खिलाफ रहेगा, वो अपोजिशन। मैंने तय किया। हाँ। यहाँ के जो एमपीज होंगे वो सरकार के साथ होंगे। अब ये देखिए, वही लोग ब्रेक करके, और ब्रेक करने के बाद आपकी रणनीति क्या होगी ये भी हमने तय किया है। हाँ विकास जी, तो मैं कह रहा था उनकी पॉलिटिक्स जो होती है विधायकों की, तो बहुत स्थानीय स्तर की होती है। जैसे एक एग्जांपल है मेरे पास, पर मैं उसका नाम नहीं लेता, वैसे बता देता हूँ कि एक हमारे यहाँ किसी एमएलए को तोड़ना है, तो उसको लोगों को ये होता है कि मेरे काम हो जाएं। यहाँ जो पॉलिटिक्स चल रही है हमारे हिंदुस्तान में, लोग इस बात से ज़्यादा वो नहीं इत्तेफाक रखते कि ऊपर कांग्रेस है, बीजेपी है, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, किस तरीके की फाइट हो रही है, संविधान पे क्या हो रहा है, बाकी चीज़ों से इससे कम जो है इत्तेफाक रखते हैं। जो सामान्य मतदाता है वो इस बात से ज़्यादा इत्तेफाक रखता है मेरा काम ये जो नेता बना है मेरे वोट से वो करवाएगा नहीं। थोड़ा सा मैं से डिसएग्री करता हूँ। वो इस चीज़ से भले मतलब न रखता हो कि कौन सी पार्टी की विचारधारा है, पर इस चीज़ से जरूर उसका मतलब रहता है कि मेरी बिरादरी का है कि नहीं। नहीं, वो तो उसमें तो वो तो कई सारी चीज़ें बिरादरी से बहुत ज़्यादा डिसाइड करता है वो चीज़ें। मैं कह रहा हूँ कि एक आयाम है सर इसका, कि उसको ये है कि मेरा काम होगा या नहीं। किसका पड़ता है? विधायक से कितने लोगों, 10-20 लोगों के, 150 लोगों के काम पड़ते होंगे 50,000 की विधानसभा में। जी, तो अब उस विधायक को अगर ये कह दिया जाए कि भाई आपकी पॉलिटिक्स ही खत्म हो जाएगी, या तो आप हमारे साथ आ जाइए, ये पैसे ले लीजिए, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि वो कांग्रेस में है या बीजेपी में है या उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो आसानी से स्विच किया जा सकता है। मेरे सिर्फ कहने का ये आशय है। शार्दुल, एक एक्सप्लेनेशन मेरे दिमाग में आया, हम कई बार से बात कर रहे हैं, हमने इस पर भी बात की थी 2 हफ्ते पहले। तो एक तो आप ये जो देख रहे हैं इस पूरे माइक्रोकॉज़म को अगर आप एक लाइन से देखना चाहते हैं, तो मैं इसे देख रहा हूँ जो चुनावी सुधारों, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जो कमी है, उससे क्या हुआ। हमारे सारे नेता, वो किसी भी पार्टी के हों, कमियाँ ज़्यादा हो सकते हैं, ये सब कायर और भ्रष्टाचारी हैं। सबसे पहले इनके अपने गड़बड़े हैं, जिसकी वजह से भाई मानसत वाले भी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, भ्रष्ट कर रहे हैं। हमारा सिस्टम मांगता है कि ऐसे लोग आ गए हैं, उन्हीं को चढ़ावा देता। अगर आप ईमानदारी से कथित रूप से राजनीति करना चाहें तो आप नहीं कर पाएंगे, आप चुनाव ही नहीं जीत पाएंगे। दूसरी चीज़, भाजपा के पास अब सत्ता और धन का केंद्रीकरण इतना हो गया है, आप इसको थोड़ा, जो मेरे दिमाग में जो आ रहा था, आप उसे प्राकृतिक नेचुरल लॉ की देखिए, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन गया है। कोई भी ऐसा राजनीतिक एक्टर जिसकी निष्ठा केवल सत्ता से बंधी है, वो उससे खींचे बिना रुक नहीं सकता। उसके लिए विपक्ष को भी अब अपने बदलने पड़ेंगे, पुराने उनके तौर तरीके नेताओं को परखने के, देने के बदल चुके हैं। क्योंकि जिसकी निष्ठा, जो आप तृणमूल में देख रहे हैं, आप नहीं थे, मेरे दिमाग में आया था बात करते करते, और मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट हुआ, भले हमारे पास एविडेंस नहीं है, कि आप देखिए कांग्रेस से लेफ्ट में आए, 30 साल रहे, वहाँ से फिर सीधे सब के सब टीएमसी आ गए, और अब सबके सब भाजपा जा रहे हैं। उन्हें वो सत्ता के वटवृक्ष की छाया इतनी पसंद आ गई है कि वो उसके बिना जी नहीं सकते। उनसे अब विपक्ष की धूप नहीं झेली जाती, उन्हें वो छाया चाहिए, और किसी भी कीमत पे चाहिए। सबसे अच्छा उदाहरण है सयानी घोष, सबसे मुखर और जिन्हें कड़े और चुभ जाने वाले बयान देने वाली, सबसे पहले उन्होंने पत्रकारों से परसों क्या कह दिया, आप कौन होते हैं पूछने वाले, क्योंकि जनता का स्टेक नहीं है इसमें। इस भाजपा सरकार ने, और मैं ये कहूँगा वही इनकी नींवें अलग अलग सरकारों ने डाली, बट भाजपा ने उसे इंडस्ट्रियल स्केल पे कैपिटलिज्म बना दिया है उसका, कि जनता का जो थोड़ा बहुत स्टेक था जिसका आप जिक्र कर रहे थे, उसको भी खत्म कर दिया, बिल्कुल ट्रांजैक्शनल बना दिया। चुनाव आएगा, हम पैसा देंगे, तुम जिताओगे। अब वो पैसा है, 10,000 दे दिया, जैसे अरुणाचल का तो बहुत मशहूर है, थोड़ी कम बात होती है, वहाँ कोई स्टेक नहीं है जनता का, वहाँ सीधी बात है, पैसा वो देते हैं, आप क्या दे रहे हैं, और खुले में है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्तर पर हो रहा है, पर भाजपा ने इसे बढ़ाया। हमने कितनी बार बात की, एमपी से शुरू हुआ था लाडली, उससे जो सवाल पूछने का जो बिरादरी वाला स्टेक है, वो भी धीरे धीरे उसका क्षरण हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मुख्यमंत्री जो इतने बने थे, जब हमने बात की थी, चाहे वो हरियाणा का हो, राजस्थान का हो, एमपी के हो, यादव जी, कोई नहीं जानता था कौन है, क्योंकि उनका स्टेक पार्टी तक में नहीं है। उनकी सत्ता की नींव का जो सीमेंट है वो मोदी जी के लिए चाकरी है, अपना जनता का आधार नहीं है। कोई मुख्यमंत्री जो लगभग 25 साल से ऊपर रहा, वो अब पूछता पूछता कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो मोदी जी के एक समय हुआ करते थे। अब राजनीतिक सीढ़ियां चलती हैं, लेकिन जब आपका स्टेक ही नहीं है तो ये लड़ाई होगी कैसे। तो राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो ये चलता रहेगा। आपको, मैंने फिजिक्स की बात करी, आप केमिस्ट्री समझ लीजिए, आपको अपना काडर बनाने के लिए ऐसे लोग चुनने पड़ेंगे जो भाजपा से रिएक्टिविटी ना हो, जिनकी निष्ठा सिर्फ सत्ता की करीबी और पैसे से ना जुड़ी हो।
स्मिता को जाना है तो स्मिता की राय ले लेते हैं सबसे पहले। स्मिता, इसमें तो देखिए 2-3 चीजें जरूर हैं। सबसे पहला कि आज की तारीख में जो हम राजनीतिक सड़न देख रहे हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। इट्स अ डीप रॉट हमारी राजनीति में। अब राजनीति, समाज सेवा, सामाजिक जिम्मेदारी, इनका कोई ताल्लुक नहीं रह गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक कोरी धंधो बन के रह गया है। 50 शेड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, 50 शेड्स ऑफ बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पर। और इन सब की जो सबसे बड़ी वजह है वो जाकर जुड़ जाती है वापस से फंडिंग का मुद्दा, कि जब आप चुनाव लड़ने के लिए आते हैं, वो चुनाव लड़ना इतना ज्यादा जो है उसमें वो पैसे का खेल है। आप आज 9 करोड़ 10 करोड़ रुपए देकर आप आज विधायकी चुनाव लड़ रहे हैं। सांसदीय चुनाव का तो मतलब हम क्या ही है, उसका तो हिसाब भी नहीं होता कि कितने पैसे डाले जा रहे हैं। और वो उसी पॉइंट पर जो है सबसे पहले अच्छे लोगों को कट ऑफ कर देता है। आप लड़ ही नहीं सकते हैं चुनाव, और अगर लड़कर आप जीत कर आ गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप फिर भ्रष्ट ना हो, क्योंकि वो पैसे आपको बनाने हैं जो पैसे आपने खर्च किए चुनाव में। बिल्कुल। दूसरी बात है, ये जो सारे एपिसोड्स हो रहे हैं इसमें देखिए बीजेपी की प्लेबुक में एक बहुत सिग्निफिकेंट चेंज देखने को मिल रहा है। आज की तारीख में बीजेपी के जो सो कॉल्ड पोर कार्डर्स थे, उनको तो ज्यादा आपत्ति लेनी चाहिए कि ये बीजेपी जो चाल, चरित्र और चेहरे की बात किया करती थी कि हमारे लिए सबसे बड़ा ध्वजा है, फिर राष्ट्र है, आज उसके 40% से ज्यादा तो ऐसे नेता हैं जो तमाम दूसरे पार्टियों से आ रखे हैं। लेकिन एक ऐसा वक्त था जब ये लगता था कि अगर दूसरी पार्टी से लोग आ रहे हैं तो उनको शायद कोई पोजीशन नहीं दी जाएगी, उनको यूज एंड थ्रो कर दिया जाएगा। आप देखेंगे कि उसमें भी बदलाव किया गया है। आज की तारीख में कांग्रेस वगैरह से आकर बाकायदा दूसरे पार्टियों के लोग केंद्रीय मंत्री बन रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, जितिन प्रसाद हो, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी हो, हिमंत बिस्वा शर्मा हो। तो ये भी लग रहा है लोगों को कि हमारे अगर बीजेपी के हाथ जोड़ने से हमें पैसे का भी फायदा हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल जो है ओब्लिवियन में रख दिया जाएगा। दिनेश त्रिवेदी पिछले कई सालों से बहुत दुखी थे बीजेपी ज्वाइन करने के बाद से। वो अब केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं तृणमूल कांग्रेस के बिहाफ पर, एमओएस थे। ममता बनर्जी के बाद कैबिनेट में एक ही नेता थे तृणमूल कांग्रेस के, तो वो दिनेश त्रिवेदी थे। हाँ। बीजेपी ज्वाइन करके उनको लग रहा था कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, यूज एंड थ्रो कर दिया है। आखिरकार आज उनको जो है हमारा उच्चायुक्त बनाकर बांग्लादेश भेज दिया गया है। तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं जो है इन लोगों को एक तरीके से रिवॉर्ड कर रही है, जो लोग दूसरी पार्टियां छोड़कर आ रहे हैं। अगर आप अपने साथ बैंक बैलेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में पैसे लाने की अगर आप क्षमता रखते हैं तो बीजेपी उनको रिवॉर्ड कर रही है। तो ये तो बीजेपी का भी चाल चरित्र चेहरा पूरी तरीके से बदल गया है। तीसरी बात है, मुझे लगता है इस एपिसोड से सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारत में क्या क्षेत्रीय दलों का जो भविष्य है अब वो खत्म होने वाला है, क्योंकि ये आम आदमी पार्टी के साथ, तृणमूल कांग्रेस के साथ आने वाले दिनों में ऑलरेडी हलचल शुरू हो गई है कि अब आप समाजवादी पार्टी के साथ भी शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले। और ये जो कांग्रेस की धारणा रही है पिछले कुछ वक्त से कि अगर रीजनल पार्टियां खत्म होंगी तो कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एकमात्र ऑपोजिशन पोल के तौर पर उभरेगी जहां या तो पार्टियों को घर वापसी करनी होगी, ममता बनर्जी हो, शरद पवार हो, या आपको समर्थन देना होगा। मुझे नहीं पता कि इस थियरी में कितना दम है, क्या कांग्रेस को सही मायने में इससे ताकत मिलेगी या नहीं, कांग्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्गर उभरेगा या नहीं अगर रीजनल पार्टियां खत्म होती हैं। और जो चौथी बड़ी बात है, जो आखिरी बात मैं आपको बताऊंगी यहां पर अतुल, क्योंकि एक तो वो टेक्निकल पॉइंट्स पर डिबेट चली रही है 10th शेड्यूल की पैराग्राफ 4 के हिसाब से कि अगर 2/3 आपके सदस्य तोड़कर क्या वो दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो ओरिजिनल पार्टी है उसकी मर्जर का जरूरत है। संवैधानिक सवालों पर डिबेट बना हुआ है। लेकिन ये जो सोचिए आपकी एनसीपीआई जो पार्टी जिनको ज्वाइन किया, हमें गूगल सर्च करना पड़ा ये क्या आउटफिट है जहां ज्वाइन कर रहे हैं। अभी भी नहीं पता कि इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। बीबीसी, मैं आपको बताती हूँ, बीबीसी पर ये रिपोर्ट है, ये इनफैक्ट मैं रिकमेंडेशन में भी दूंगी, जहां बड़ी इंटरेस्टिंग शुरुआत की गई है। कहा गया कि 15 जून की तपती दोपहर को पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिले के हाटगाछा गांव में एक 2 मंजिला इमारत के बाहर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल का दस्ता, राज्य के कई पुलिस अधिकारी और कई पत्रकार पहुंचे। और ये कल कोलकाता से 1 घंटे की दूरी पर है, और ये रातों रात जो है राजनीति का केंद्र बन गया, राष्ट्रीय राजनीति का, क्योंकि ये एनसीपीआई का मुख्यालय है। और इस लेख से मुझे जानकारी मिली है कि एनसीपीआई के अध्यक्ष हैं शिवली कुंडू, जो कोलकाता हाईकोर्ट की वकील हैं। उपाध्यक्ष हैं उतिया कुंडू, जो गणित के शिक्षक हैं,
सेल्फ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, स्थानीय अखबार के संपादक हैं। ये एनसीपीआई का इतिहास है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है कि चुनाव आयोग के आधिकारिक दस्तावेजों में अगर आप देखें तो एनसीपीआई के उल्लेख एक रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी आरपीयूआई, यानी कि पंजीकृत तो है लेकिन गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक मान्यता दल के नहीं है रूप इसके में बाद, है। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी एनडीए की है। तो उत्तर प्रदेश में अपेरेंटली इस तरह के 744 दल आज की तारीख में मौजूद हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड हैं लेकिन पंजीकृत हैं, गैर मान्यता प्राप्त हैं। तो आप सोचिए कि हमारी राजनीतिक सिस्टम में इस तरह से ये जो मशरूमिंग हुई है इन पार्टीज की, जिनको पीछे से किसने फंडिंग करके खड़ा करके रखा हुआ है कि कल को जो जिस बात का शार्दुल और विकास जिक्र कर रहे थे कि अब हम तोड़ेंगे तो सीधे तौर पर हमारी ओर आने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, हमारे ये ऑफशोर कंपनियां हमने खोल दी हैं, इन ऑफशोर कंपनियों में चले जाओ, वहां जाकर जो है शेल अकाउंट्स बना लो और इसके बाद वहां से उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग करते रहना। यहाँ जितने लोग हैं हम लोग भी तो द पार्टी खोल लीजिए। एंटायर रॉट इन दिस सिस्टम, क्या पता। इट्स मतलब ये आंखें खोलने वाली हैं। मुझे लगता है कि ये सोचने की जरूरत है लोगों को कि आप एक जो नरेंद्र ने बात की, मुझे लगता है कि एक अच्छा है कि मास्क पूरी तरह से उतर गया है। अब वो डिसेंसी दिखाने की आप बस दिखावा ना करें, छलावा ना करें। अब तो यही हाल रहा तो चुनाव करवाने की जरूरत नहीं, काहे को पैसे वेस्ट करना चुनावों में, मत करो। तो स्मिता को अभी जाना भी है, तो मैं चाहूंगा कि स्मिता अपना रिकमेंडेशन दें और उसके बाद हम उनको विदा करेंगे। एक तो मैं ये बीबीसी वाली आर्टिकल को रेकमेंड करूंगी क्योंकि इसमें बहुत फैसिनेटिंग डिटेल्स हैं। दूसरा, मेरा एक अंग्रेजी वीकली पॉडकास्ट है जो हर संडे को आता है। तो इस वीक के एपिसोड में श्याम सरन से बात की है मैंने, पूर्व विदेश सचिव हैं, कि वेस्ट एशिया कैसे बदला है और भारत अमेरिकी रिश्तों पर। उसको आप लोग देख सकते हैं मेरे चैनल स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। और अगर इन सारे बातों से आपका दिमाग खराब हो गया है, एक जो लोग फिक्शन नॉन फिक्शन की इंटरसेक्शन को पसंद करते हैं, एक मूवी है, पुरानी मूवी है एक्चुअली, 2003 या 5 की है, इल निब्बियो, इटालियन फिल्म है, कॉल्ड द नेगोशिएटर। इट्स बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। जब एक इटालियन पत्रकार को इराक इन्वेजन के बाद में कुछ गुटों ने वहां पर उनको हॉस्टेज बनाया था, और जो इटली के इंटेलिजेंस यूनिट के डायरेक्टर हैं वो जाकर उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, निगोशिएशंस होती हैं। इट्स अ वेरी वेल मेड मूवी, वो आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू स्मिता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। शुक्रिया। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़े, उससे पहले हम अपने कुछ सब्सक्राइबर्स के पत्र हैं उनको शामिल करेंगे। विकास। हाँ, ये पहला पत्र जो है वो शुभांकु कोचर का है। वो लिखते हैं, हाई, यू आर डूइंग वंडरफुल जॉब, आई एम ऑलवेज ईगर एंड एक्साइटेड ऑन सैटरडे बिकॉज योर वीकली शो ड्रॉप्स इन. If it is possible, I request you to please do some stories on matter related to accessibility for persons with special needs, specifically institutional and urban setup. I know you talk about matters that are really important, but this is also very important and fundamental as far as the rights of persons with disability are concerned. Most of public institutions like offices, parks, community centers, recreation centers, historical places are extremely inaccessible. I request you to please bring this to central discussion. देखिए, हम बात तो करते ही रहते हैं, पर ये सारी बात घूम फिर के वहीं आती है। लेकिन हमारे लिए काम करने के लिए जितना मुझे समझ आता है, कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक जब हम चुनते हैं हफ्ते का या लंबा, उसमें एक स्पेसिफिक एंगल होना चाहिए पब्लिक इंटरेस्ट वाला। अब इस पर हम अलग अलग तरीके से करते हैं। एक चीज़ तो है, लेकिन सर मतलब कि हमने इस पर कुछ तो किया है, कुछ रिपोर्ट्स की हैं हमने, और प्रत्युष दीप की रिपोर्ट है, या मुझे ठीक से ध्यान नहीं उन साथी का नाम, मेरी खुद की भी रिपोर्ट है डिसेबिलिटी वाली। पेवमेंट पे जो सड़क के बगल में जो बने होते हैं फुटपाथ, उन पे हमारी एक रिपोर्ट है। तो शुभांकु की जैसे जो बात ये जो कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस दिशा में अवेयरनेस जो आनी चाहिए थी वो थोड़ा देर से आई है। आप पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की बात करें, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, हर जगह पे डिसेबिलिटी से जुड़ी सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए वो हमारे यहाँ देर से आई, लेकिन अब आप देखेंगे, और हम लोगों ने इस पे कम बेस थोड़ा बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इस मामले में हम ये अपनी स्थिति ये है कि वर्क इन प्रोग्रेस कह सकते हैं। हमने ऐसा भी नहीं कि कोई बहुत लंबा चौड़ा, हाँ, लेकिन जैसे विकास ने भी मेंशन किया तो चल रहा है, और हम जो पब्लिक स्पेसेस हैं वहाँ पर
क्या स्थिति बन सकती है, क्या वो इतना डिसेबल फ्रेंडली है नहीं है, उस दिशा में हमारा काम चल रहा है। और आगे भी आपने ये जो सुझाव दिया है इस पर हम ध्यान रखते हैं और ये एक किस्म की सेंसिटिविटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं कि हम इस दिशा में अगर कुछ कर सकें इस तरह की चीज़ों पर तो ज़रूर करें। तो डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एक और चीज़, मैंने जो खुद भी रिपोर्ट, मेरी खुद की बीट है डिसेबिलिटी, मैं उस पर लगातार लिखता हूँ, रिपोर्ट भी किया, बट हम एक और प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अभी उस पर बात चल रही है, पॉडकास्ट वाला डिसेबिलिटी पर ही रिलेटेड, अभिनंदन और मेरी वो प्लान में है। लेकिन जो आप बड़ी बात कह रहे हैं उसमें वो देखिए कोई इशू आना चाहिए, जैसे प्रत्यूष की रिपोर्ट का जिक्र हुआ, उसमें और कुछ भी दिक्कत आनी थी, क्योंकि कागज़ों पर डिसेबिलिटी की तो बात होती है लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन में गायब हो जाती है। दृष्टि की रिपोर्ट है सर, दृष्टि की पूरी सीरीज है हमारी, वो भी है, वो हाँ, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ वो इनएक्सेसिबल उस पे है। अगला पत्र है, उसका टाइटल कविता आई है झेलम टू राइन, तो वो लिखते हैं, पूरी की पूरी कविता ही है। हाँ। और किसने लिखा ये नहीं पता हमें। उन्होंने हफ्ता में भी भेजी है इसी तरह का कुछ। अच्छा। तो नाम वहाँ पर भी है, पर लिखते हैं कई सालों से सुन रहा हूँ, आज पहली बार कह रहा हूँ, खबरें बदलती रहती हैं पर एक सवाल वही रहता है, हम किस सिमत जा रहे हैं। अतुल की गुफ्तगू में अदब भी है, तारीख भी, फ़िक्र का नूर भी, इल्म को सर पर नहीं दिल में रखते देख रहा हूँ। हृदय याद दिलाते हैं कि ज़मीन विरासत नहीं अमानत है, और विकास में कल की नस्ल की धड़कन सुन रहा हूँ। आनंद की तर्क, शार्दुल की मिज़ाह, धन्यवाद, रमन का संतुलन, शोर के दौर में भी गुफ्तगू को ज़िंदा रखते देख रहा हूँ। महंगाई हो, रोज़गार हो या समाज की बढ़ती दूरियां, हर बहस आखिर इंसान और उसके मुस्तकबिल तक पहुंचती है। झेलम ने भी यही सिखाया, राइन भी यही समझाई, राइन फीमेल है पर चलिए, राइन भी यही समझाया, सच उन्हें मिलता है जो उसके मालिक हैं, तलाशगार होते हैं, मालिक नहीं तलाशगार होते हैं। धन्यवाद। अब हमें तो ये नहीं पता ना कि किसने लिखा है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कविता लिखी है आपने। हाँ, हमारे तो आइंदा से भी आगे भी लिखते रहें, हौसला बढ़ाते रहें जी। और बहुत ही खूबसूरत आखिरी पत्र है आयुष का, जो लिखते हैं, चर्चा 427 में आनंद ने कहा था कि सरकारों के कामों से ज़्यादा लोगों पर उनकी निजी ज़िंदगी का असर पड़ता है। मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। इंसानी फितरत ऐसी है कि दूसरों का दुख हमें प्रभावित करता है। मणिपुर, बांग्लादेश, फ़िलिस्तीन और म्यांमार में हो रही मौतों और लोगों को मुश्किलों से गुजरते देख मुझे और दूसरों को गहरा दुख होता है। कभी कभी जिनसे हमारा कोई नाता नहीं, उन्हें परेशान देखकर भी पूरा दिन खराब हो जाता है। आनंद ने जिस पत्र का जवाब दिया था वो मुझे और शायद दूसरों को भी सही लगा। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी लगती हैं मानो ज़िंदगी अपने आप को अपनी खुशियां जीने से रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही हो। शायद इस विषय पर टीम का नज़रिया थोड़ा और व्यापक हो सकता है। मैं तो था नहीं, आप ही लोग थे। नहीं तो देखिए, मैं भी आपकी बात से राज़ी हूँ, और मैंने उस समय भी कहा था कि मैंने सरकार के उससे कहा था कि नीतियाँ हमारे व्यक्तिगत जीवन को ही प्रभावित करती हैं। तो ये कहना कि केवल उसका फ़र्क पड़ता है, वो बात पूरी तरह सही नहीं है, पर हर कोई अपना विषय रखता है। आपकी बात से मैं राज़ी हूँ आयुष। मुझे लगता है आज जो अतुल ने बात उठाई वो सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर और करप्शन वाली जो सिविल बिहेवियर भी था जिसमें, वो भी इसी से जुड़ी है, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारा व्यक्तिगत संतोष किसी भी तरह का हो, वो अलग अलग चीज़ों से भी जुड़ा है। तो आयुष, आपका सवाल चूँकि शुरुआत में आनंद को भी संबोधित करके था, तो हम अगली बार कोशिश करेंगे अगर आनंद को इस पर कुछ कहना हो तो वो ज़रूर अपनी बात रखेंगे। तो स्मिता हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक और टॉपिक है जिस पर हम सरसरी तौर पर थोड़ा सा संक्षेप में ज़रूर बात करना चाहेंगे, और वो है नीट के जो परीक्षा फिर से होने वाली है 21 तारीख को। उसका समय भी आ गया है, और उसके लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं सरकार की तरफ से इस बार, उसमें एक इंतज़ाम ये किया गया है कि टेलीग्राम जो एक ऐप है, सोशल मीडिया ऐप है, उसको बैन कर दिया गया है 22 तारीख तक के लिए। और ये तमाम जो उपाय किए गए हैं उनमें से एक उपाय ये किया गया है कि अब भारतीय सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है पेपर पहुंचाने के लिए, और इसके अलावा टेलीग्राम को बैन किया गया। टेलीग्राम ने इसको चुनौती दी थी हाई कोर्ट में दिल्ली के, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया कि ऐसा
भारत सरकार को हक है कि वो नागरिक सुरक्षा और उससे सुविधा से जुड़ी चीज़ों को बनाए रखने के लिए ऐसा कदम उठा सकती है बैन करने के। मेरा सवाल ये है कि भारत में अभी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कहें और ये नीट जैसे केंद्रीय जो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें एक महामारी जैसी स्थिति बन गई है। पेपर लीक, रिजल्ट आउट और गड़बड़ियाँ, सवालों में गड़बड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ों में, तो एक बड़ी समस्या के तौर पर आई। और जो उपाय किए जा रहे हैं वो उपाय बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक नीजक रिएक्शन जैसा होता है। एक फुल प्रूफ कोई रोड मैप नहीं है उस समस्या से निपटने का, उसको टैकल करने का, और उसका कोई एक ठोस मजबूत इलाज ढूंढने का वो स्थिति नहीं दिखती। जैसे कि आज टेलीग्राम बैन कर दिया गया, पर क्या टेलीग्राम बैन करना उपाय है? क्या टेलीग्राम जैसे दूसरे विकल्प नहीं मौजूद हैं लोगों के पास? अगर ये परमानेंट उपाय है, सलूशन है, तो क्या ये किसी देश की, इतने बड़े देश के लिए जो दावा करता है कि वो दुनिया की तीसरी चौथी इकोनॉमी है या सबसे बड़ी और तीसरी बनने की ओर अग्रसर है, वो अलग बात है, छठवीं पर फिर फिसल के पहुंच गई, या फिर जो देश इस तरह के दावे कर रहा है जिसकी विश्वगुरु जैसी चीज़ों के दावे, वो एग्ज़ाम ठीक से नहीं करवा पा रहा है अपने बच्चों के, वो उस देश की सेना लगानी पड़ रही है अखबार, ये न्यूज़, उसके क्वेश्चन पेपर्स और ये डिलीवर करने के लिए एयरफोर्स का वो लगाया था। एयरफोर्स का इस्तेमाल हो रहा है पेपर्स डिलीवरी के लिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये सारी जो चीज़ें, स्थिति मिलकर बताती है कि कैसे हमारे सामने समस्याएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं और इलाज उसका जो है, उसका समस्या को से निपटने के जो तरीके हैं वो रेमेडी पूरी तरह से नदारद है। आप अच्छा ये हो गया तो ये कर लो, तुक्के में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि टेलीग्राम बंद कर दो। इसका इलाज नहीं है कि अगर सिग्नल से कर लिया तो क्या करेंगे हम, सिग्नल वाला तब देखेंगे जब सिग्नल पर आएगा, ये एक स्थिति है। और दूसरा इसका टेक्निकल पहलू है कि सरकार का क्या तर्क रहा कोर्ट में, क्यों टेलीग्राम को बैन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वो एक दूसरा पहलू है। मुझे लगता है कि वो इतना महत्वपूर्ण पहलू नहीं। एक लार्जर जो क्वेश्चन है वो यही है कि भारत सरकार जैसी इतनी बड़ी ताकतवर संस्था जिसमें पूरे देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे ट्रस्ट और उसका वो टिका हुआ है, वो गारंटी दे सकती है क्या, एक फुल प्रूफ पुख्ता रोड मैप बना सकती है कि परीक्षाएं इस देश में ईमानदारी से होंगी और सुचारू सफलता से होंगी? नरेंद्र, इसमें अलग कई सारे इसमें जो पहलू हैं, मैं एक एक करके बताता हूँ। पहली बात, मेरा स्पष्ट मानना है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं होता है कि आप पेपर लीक को रोक नहीं सकेंगे। जो बड़ी कही जाती है बड़े भारत जैसे देश में ऐसा होगा, दिक्कत प्राथमिकता की है। अगर जिस दिन सरकार को लगेगा कि पेपर लीक होना हमारी इकबाल, हमारे सत्ता, हमारे वोट, हमारे सब चीज़ के लिए, उस दिन रुक जाएंगे। क्या कभी जब रैलियां होती हैं तो कभी आपने रैलियां में अव्यवस्था देखी है? इतनी फुल प्रूफ, इतनी सब कुछ, चूँकि वो सीधे वो वोट से जुड़ा होता है, कभी वो उसमें सारी चीज़ें क्रॉस से एक महीना पहले से सारे डीएम एसपी रैली स्थल का निरीक्षण कर रहे होते हैं, लॉजिस्टिक की चर्चा हो रही होती है। तो यहाँ पे जिस समय नेट को लेकर डिबेट चल रहा था, उस समय सारी न्यूज़ चैनल आपकी बकरीद में कैसे नमाज हो उसकी चर्चा कर रही थी। नट से लेकर पहली बात, सरकार को यह जिस दिन डर हो जाएगा ये मुद्दा मुझे सत्ता से बाहर कर सकती है, जनता से मार खिलवा सकती है, वोट की मार, या मुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, उस दिन वो सुधार हो जाएगा, मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि कहीं लग रहा है कि न मीडिया के लिए प्राथमिक, तो आप तो, और बाकी नी जर्क रिएक्शन जो आप देख रहे हैं, दूसरा एक पॉइंट है, ये सरकार ये कैलकुलेशन है। जैसे आपने जो सेना वाला कहा, और ये मैंने देखा कि इवन जो बीजेपी सपोर्टर जो लोग हैं उन्होंने भी इस फैसले पे सवाल उठा दिया। मेरा अपना मानना है कि ये कहीं ना कहीं सरकार की इकबाल के कमज़ोर होने का पहला संकेत है। मेरा मानना है कि यही फैसला अगर 7-8 साल पहले लिया जाता है कि आर्मी करेगी,
देखिए मजबूत सरकार का मजबूत फैसला ये चश्मे के साथ बदलती है। ये कहीं ना कहीं ये एक निशान है जो सरकार आपको समझ रहे हैं कि आपके इकबाल के कमजोर होने का, जो एक कई बार होते ना कि वही चीज फैसला जो होता है वो कई बार मजबूत दिखता है। हाँ हाँ, आज की तारीख में अगर नोटबंदी फैसला होगा तो बहुत, उस समय आप याद कीजिए कि कितनी तारीफ हुई थी, सारे लोग लग रहे थे कि इससे बड़ा फैसला नहीं हुआ है। तो आज की तारीख में सरकार का ये पहला ये टेस्ट था जहां पे लग रहा है कि अब आपके पास वो लिवरेज नहीं है फैसला लेने में। आप बाकी जो पार्टी के साथ करें, लेकिन पब्लिक के बीच में ये सब चीज़ करने की गुडविल नहीं बची। ठीक बात। तीसरी चीज़, अब जैसे एजुकेशन का या विकसित भारत के कह रहा हूँ, किसी भी विकसित कंट्री में 3 साल में 2 बार एक परीक्षा नीट जिसकी 20 लाख से जिसमें ज़्यादा अपियर हो, उसमें अगर पेपर लीक हो जाए, 2023 में भी पेपर लीक हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में प्रूवन केस था, उसमें तर्क यह दिया गया चूंकि लिमिटेड में हुआ तो चलिए 200-300 स्टूडेंट के बीच में हुआ होगा ना, इसीलिए हम सिस्टम को नहीं कर रहे, यही तर्क था ऑफिशियली। और वो लीगली मतलब कितना बड़ा है, ऑफिशियली उन्होंने माना भी नहीं कि लीक, वो तो कई लीक माना, लेकिन माना कि ये बहुत ही कम समय में नहीं हुआ है। तो आप सोचिए कि आज की तारीख में आप कोई मैसेज दीजिए, वो आधे घंटे में मैं पूरा अगर स्प्रेड कर सकता हूं तो खैर वो भी, लेकिन अगर 3 साल में एक नीट परीक्षा आपकी लीक होती है, ये किसी भी डेमोक्रेटिक सरकार में, अगर विकसित, अगर जिसको हम लोग कह रहे हैं, अगर हम डेवलप कंट्री होती तो अभी बाकी सारे मुद्दे एक तरफ और ये इस पे, और आप सबसे बड़ा एक्शन के नाम पर आप सोर्स बेस्ड आपके पास खबर आती है कि सरकार का सबसे बड़ा निर्णय ट्रांसफ़र कर दिया गया कृषि विभाग में। भैया जो मतलब आपके जो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो जॉब गिविंग मिनिस्ट्री है एग्रीकल्चर, उसमें ट्रांसफ़र हो जाना वो पनिशमेंट है। और सरकार ने सोर्स बेस्ड भेजी और सरकार ने खबर चलाई, कहाँ गए थे? एग्रीकल्चर में। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर में पोस्टिंग होना सरकार के लिए पनिशमेंट है? तो इस समग्र में ये जो डीप, आप तो अंदर सिस्टम में तब जाएंगे जब पहले ऊपर से, जिस दिन हम जनता के स्तर पे, मीडिया के स्तर पे ये समझ लेंगे ये मुद्दा है और इस मुद्दे पे मैं सरकार को माफ नहीं करूंगा, उस दिन हमारी सरकार इस चीज को ठीक कर देगी। ठीक बात। शार्दुल, हमने लीक्स पर बहुत बार पहले बात की है और ये तो एक सालाना मौसम की तरह हो गया है कि कोई पेपर होगा, कोई परीक्षा होगी तो उसमें पर्चा कहीं ना कहीं लीक होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये एक बार का नहीं है, ये तो कब से, मुझे याद है कब से चल रहा है, आज से थोड़ी चल रहा है। HRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय हो गया, आप टाइटल बदलते रहिए। और अभी भी टेलीग्राम को बैन करना भी वही है जो आप मेडिकल लोगों के साथ करते हैं ना, कई बार के लोगों को परसिस्टेंट सर में दर्द है कि सर के कोने में या आपके कंधे में दर्द है, तो आप सिम्टम को ट्रीट करते रहते हैं, उसकी जड़ को नहीं, है ना। प्रोग्नोसिस कंधे का दर्द नहीं है, प्रोग्नोसिस है कि आपको मोस्ट प्रॉब्ली कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से बार बार हो रहा है। या फिर वो झोला छाप डॉक्टर जैसे होता है, वो एक दर्द की दवा दे देगा, एक उसकी बुखार की दवा दे देगा, एक उसके पेट आप मूल परेशानी को, मेरा कहने का मतलब काम कर जाए, हाँ, मूल परेशानी को दिक्कत नहीं दे रहे आप, बस जो इमीडिएट सतही जो उस समय की प्रॉब्लम एकदम आ रही है बस उसको ट्रीट कर रहे हैं, आप उसकी अंडरलाइंग कॉज को एड्रेस नहीं कर रहे। यहाँ भी यही दिक्कत है। ये शर्म की बात है कि आपको वायुसेना को कहना पड़ा कि भैया पेपर, इस देश में इतना सरकारी इतनी बड़ी व्यवस्था है, ये कोई छोटा देश नहीं है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, अकेले उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल यूके जितना है, लेकिन उसमें ब्राज़ील की पूरी जनसंख्या से ज़्यादा लोग रहते हैं, जो भारत से साइज़ में बड़ा है पूरे। ये देश बहुत ज़्यादा विविधताओं से भरा है और आपके पास कोई एजेंसी नहीं। आप देखिए सरकार का अपने इकबाल को तो छोड़ दीजिए, अपनी व्यवस्थाओं में कितना विश्वास है कि कोई सरकारी एजेंसी, उसको पूरा भरोसा नहीं वायुसेना के अलावा कि एग्ज़ाम का पेपर बिना लीक हुए पहुंच सके। ये शर्म की बात है। इससे जुड़ी एक चीज़ और है कि टेलीग्राम को बैन करना दिखाता है कि अभी भी हमारे प्रशासन को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे चलता है मैक्रो स्केल पे, बड़े स्केल पे, और एन्क्रिप्शन की बेसिक समझ नहीं है। ये उस तरीके का ही है कि पानी गंदा आ रहा है तो ये नल बंद कर दो। अरे भाई, दिक्कत पानी की है, दिक्कत नल की थोड़ी है। आपको लग रहा है, जैसा आपने कहा कि टेलीग्राम बंद हो जाएगा तो वो और जगह शेयर करना बंद कर देंगे।
जब ये सोशल मीडिया ऐप नहीं थे तब भी पेपर लीक होते थे, आपको पता है, हमें पता, हम तो छोटे जगहों से आते हैं, विकास को ही पता होगा। हम लोगों ने तो काम ही पेपर लीक कर नहीं दिया है। वो काम मतलब जिस चीज का पता हो वो काम ही किया हो, इस परिभाषा से मैं नहीं चलता, पता तो बहुत कुछ है पर ये चीज यहाँ जिंदा इसलिए है क्योंकि आपकी लीकेजेस बंद नहीं हो रही। भ्रष्टाचार हमारी व्यवस्था का हिस्सा है और सरकार उस पर काम नहीं करना चाहती। ये शर्त कि मान लीजिए कि इसमें क्या सत्ता के आसपास के लोग मिले जुले नहीं होंगे, जान पहचान वाले जरूर होंगे, जो ये प्रशासन में लोग बैठे हैं वो भी होंगे। अभी जो CBSE वाला हुआ था, उससे पहले कौन सा हुआ था, वो बहुत बड़ी प्रोफेसर थी पुणे में, उन्होंने ही करा था। लोग चाहते हैं ऐसी पोस्टिंग हो जिससे मिले, है ना। तो भाई तनख्वाह तो महीने में एक बार आने वाला पूनम का चांद है, ऊपर की कमाई रोज आती है, उसमें रोज हाथ धोना है। नमक के दरोगा का है ये, जब 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 डिजिटल पेन भी नहीं थे, प्रेमचंद ने लिखा। इसके लिए आपको ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। और देशों में ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ, भ्रष्टाचार वहां भी था, निहित स्वार्थ वहां भी थे, लेकिन आपको अपनी कमियां एक्सेप्ट करके प्रशासन को काम करना पड़ेगा। हमारा प्रशासन इससे उल्टा है। अच्छा, हम लोगों ने बहुत बात की, हमेशा इस पर बात होती रहती है, इसी पर होती रहती है। करप्शन को लेकर, कि एक बड़ा हिस्सा जो है हमारी बहुत सारी समस्याओं का करप्शन है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, कि लोग भ्रष्ट हैं, सिस्टम में भ्रष्टाचार है, सरकारी अमले में भ्रष्टाचार है। जिस आदमी को मौका मिलता है वही भ्रष्टाचार कर लेता है, जिसको मौका नहीं मिलता वो ईमानदार बना रहता है पब्लिक में, और गोली खाता है। तो मैं ये सोचना चाह रहा हूँ कि क्या ये बहस इस तरह की एकेडमिक बहस से या इस तरह की स्टूडियो की बहस से आगे भी कहीं जा सकती है या जानी चाहिए, जिसमें बात तो ये हो कि भ्रष्टाचार को कोई भ्रष्टाचार नियामक ब्यूरो, निरोधक ब्यूरो या भ्रष्टाचार विरोधी कोई एंटी करप्शन स्क्वाड ये नहीं ख़त्म कर सकता। भ्रष्टाचार अगर है तो ये ओवरऑल सोसाइटी के तौर पर, ओवरऑल समाज के तौर पर हमारा चरित्र का एक रिफ्लेक्शन है कि हम मूल रूप से यही हैं और हम यही करते आ रहे हैं। अब चूंकि आपने नमक का दरोगा की बात की और ये आज से 100 साल पहले की लिखी गई कहानी है जी। और 100 साल बाद भी हम ये बात कर रहे हैं, तो ये ओवरऑल हमारे मूल सामाजिक चरित्र का रिफ्लेक्शन नहीं है कि हम लोग मूल रूप से यही भ्रष्ट लोग हैं और आदर्शवादी बातों में और भुलावे में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर आदमी करने से पहले जब मौका मिलता है एक बार भी नहीं सोच रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा, जिस महिला को आप कमेटी में रखते हैं कि वो पेपर बनाएगी और उसको सिलेबस कमेटी का हिस्सा है, टॉप के 4 लोगों में, टॉप के 4-5 लोग जो सलाहकार समिति है जो कि जिसके वही पेपर लीक कर रही है, तो हम खाली भ्रष्टाचार नियामक ब्यूरोज बनाने का और भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाने का और उसके हेल्पलाइन नंबर जारी करने का क्या मतलब है? मूल रूप से ओवरऑल अगर सोसाइटल और एक कोई व्यापक बदलाव या चेन ऐसी चीज कोई हम नहीं शुरू कर सकते जिसमें कि हमारे सामाजिक चरित्र का थोड़ा सा वो हो। एक मुझे नहीं लगता कि गांधी के बाद इस देश में कोई ऐसा बड़ा आदमी पैदा हुआ आया जिसने इन इश्यूज को, जो सामाजिक मुद्दे हैं, वहाँ से बदलाव की कोशिश की हो या उसकी तरफ की भैया थोड़ा सा सब काम नेता, सब काम राजनीति और सब काम ये आपके बनाए हुए थाने पुलिस नहीं करेंगे। हमारा अपना चरित्र भी बहुत कुछ होगा जो कि नेशन बिल्डिंग का काम करता है। करप्ट लोग कौन से नेशन बिल्डिंग के काम करेंगे? कौन सा नेशन बिल्डिंग होगा इस करप्शन के? इतने भयंकर करप्ट लोग, और मैं भ्रष्टाचार को दोष नहीं दे रहा हूं, लोग इतने करप्ट हैं, लोग जिनके अपने कोई मोरल वैल्यूज नहीं है, जिनके अपने कोई मोरल वैल्यूज नहीं, अपने कोई एथिक्स नहीं है, वो लोग हर दिन परेशान, गरीब आदमी परेशान, अमीर आदमी उसमें उसके ऊपर कंधे पे पैर रख के आगे निकल जा रहा है, कूद जा रहा है। पर ये ओवरऑल तो बता रहा है ना कि सोसाइटी के तौर पर कितना गजमज है हमारा। मैं बोलूं? सब लोग बोलेंगे, तुम ही क्यों? कोई तुम्हारे ऊपर नैतिक दबाव नहीं है बोलने का? नहीं, मैं पूछ रहा था क्योंकि मैं प्रिपेयर नहीं करके आया ना। मैं मेरी स्पेसिफिक सोच है बहुत लंबे समय से इस मामले में, बट नहीं, नरेंद्र जी बोलिए। कि हम लोग सामाजिक रूप से करप्ट नहीं है। नहीं, मुझे एक चीज मुझे लगता है ना कि हमें अब एक लेवल के बाद करप्शन को व्यवहारिक रूप से देखना पड़ेगा। हाँ, व्यवहारिकता ये यहाँ पे है कि हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का रोड है
तो उसमें 20 रुपया आप उसको करप्शन का ये कमीशन जो है जाएगा, उसको स्वीकार कर लीजिए। अब उस 20 रुपये में झांकने मत जाइए। अगर आपको बहुत लग रहा है लिवरेज, आप 25 रुपया कर दीजिए, लेकिन उसके बाद इंश्योर कीजिए कि बाकी 75 का काम हुआ है। एक्चुअली में हम क्या चाहते हैं कि 100 का 100 चाहे तो करप्शन है, वो 25 को हम आप ये मान के जिस दिन आप उस 25 रुपये को आप करप्शन का आकार दे देंगे, वहाँ पे आंख मुन्ना शुरू कर देंगे, और 75 पे तब आप प्रमुखता से अगर हमला करेंगे। तो अभी क्या है कि हम अगर आवाज़ करेंगे तो नहीं, हम 100 में एक वाला में भी हम नहीं, यहाँ पे 1 रुपया भी चोरी है तो चोरी ही मानी जाएगी। आपने देखा होगा हमारे समाज का सबसे नहीं, मैं इससे एग्री नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको उस तरह से नहीं, मैं ये कहना है कि आपको, आप देखिए कि क्या ये कहना है इसमें कि आप जो कह रहे हैं मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, कि इस 25 को आप लीगल, लेकिन 75 को 100% नहीं, 75 नहीं, मैं उसको दूसरे तरीके से मैं नहीं कह रहा हूँ। मुझे एक स्मॉल लेवल ठेकेदार मिला, मैं उसकी बात कह रहा हूँ। उसका कहना है कि 100 रुपया जो अगर आप बना रहे प्रोजेक्ट में, मेरा 1 पैसा नहीं बच रहा है। आप इसको 110 कुछ, अगर मैं कोई ठेकेदार काम कर रहा है, मेरा 10 लेबर है, 10 स्टाफ है, मुझे समझ में नहीं आई बात। नहीं, आप सुनिए ना, आप उसके बजट को आप नहीं, अगर वही मैं कह रहा हूं कि सरकार में इसको 110 रुपया आप दीजिए और उस पर बोलिए ऑन पेपर कि ये 10 रुपया ठेकेदार का एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट होगा। आप ये बताइए कि इस सरकार ठेकेदार ये कह रहा है कि उसको 10 रुपए की ये लागत कम नहीं है, तो उसको कौन पकड़ के कंधे से कॉलर पकड़ के ला रहा है? नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि अगर आप ये व्यवस्था में ये नहीं बनाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि किसी को ये तरीका नहीं पता है कि कितना बजट है, रीजनेबल बजट बनाने का नहीं पता है। यही डिबेट है, उसी में कट कर लेते हैं। एक बड़ा इशू लोकल लेवल पर जाएंगे तो उसमें एक बड़ा इशू होता है। नहीं, मैं इसमें इस पूरे लॉजिक में 2 फंडामेंटल प्रॉब्लम है। ये बहुत फंडामेंटल प्रॉब्लम है। पहला कि हम 25 की तरफ से आंख मूंद लें और 75 के ऊपर लठ लेके पिल जाए कि इस 75 का काम बहुत बढ़िया हुआ तो सही काम हो जाएगा। मेरा मानना है कि रॉट जो है ना, सड़न जो हो 25 पर रुकेगी नहीं। इस शरीर के एक हिस्से में जो शुरू हुई 25%, वो 100% पे जाएगी, 50% पे जाएगी, 75% पे जाएगी, 60% पे जाएगी, चली से सही बात है, रॉट तो वहां तक जाएगी। यही बात है। तो मेरा ये कहना है कि रॉट को आप 25% पे रोक ही नहीं सकते, कोई सवाल ही नहीं है कि वो रुक जाए सलन। दूसरी बात ये कि रीजनेबल बजटिंग आज की तारीख में, ये बात मुझे फिर भी 70 के दशक तक, 80 के दशक तक, जब आपके पास आपकी इकोनॉमी बहुत छोटी थी, बहुत कम पैसा था, हमारे पास पैसा था नहीं, फंड विदेशी वो नहीं था कोई। आज की तारीख में अरबों रुपए के आपके प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपके पास बजटिंग नहीं है, रीजनेबल बजटिंग नहीं है, इस वजह से वही नहीं देते हैं। नहीं स्पेसिफिकेशन में नहीं, ये मसला ये है कि एक चीज और बहुत लेयरिंग हो गई है। एक चीज और गौर कीजिए, आप एक चीज और गौर कीजिए आज की तारीख में कि आप बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होते वो देखेंगे बड़ा, लेकिन आप थोड़ी सी इसमें पॉजिटिव ये हुई कि लोगों में जागरूकता बढ़ी है, तो गांव में हॉस्पिटल या स्कूल बनते हुए आप कम दिखेंगे और हाईवेज और बड़ा प्रोजेक्ट में कम। दोनों में फर्क देखिए कि नियम जो है कि अगर गांव में स्कूल बना तो वहाँ पे पूरा स्पेसिफिकेशन आपको लिखना है कि ये मकान का इतना बजट है, 4 कमरा है, इतने स्क्वायर फीट का हुआ, तो आप वहाँ जाके पूरी हर आदमी ऑडिट कर सकता है। और आपके बगल से जो उतनी बड़ी प्रोजेक्ट चली गई हाईवे और बाकी सब प्रोजेक्ट में आपको पता ही नहीं है कि उसके क्या स्पेसिफिकेशन है। तो आज की तारीख में ऑर्गेनाइज तरीके से वहां आपको प्रॉफिट निकालना आपके लिए आसान है, मतलब जिसको करप्शन कह रहे हैं आप। और आप गांव में आपको चूंकि वहां तो तुरंत 10 आदमी पहुंच जाएगा, अरे आप जो लिखे हो यहाँ पे 4 कमरा, ये तो 3.5 कमरा है, आधा कमरा कहाँ गया। तो एक ये भी जो इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में एक बार सबको बैठ के व्यवहारिक पहलू को भी अगर लेके आप जैसे करें, इंडलेस डिबेट गांधी के बाद चला आ रहा है, तो आपको हर स्टेक होल्डर से मैं ये वही कह रहा हूं कि ये नहीं कह रहा हूं कि एक बार आप ठीक है, आप जैसे करप्शन के हिस्सा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गांधी के समय से आ रहे हैं, एक बार मैं सबसे बैठ के सर जो एजेंसी हो बैठ के पूछे कि ठीक है आज से नहीं होगा, तुम भी अपना बताओ कि तुम्हारी क्या दिक्कत है, सबको बैठा के एक जगह चलो ठीक है आज के बाद मुझे एक करप्शन नहीं चाहिए, अगर हमने कहा तो उसी हिसाब से हो, लेकिन कोई तो डिबेट हो। अरे भाई इसका एक समाधान ये है, आपके पास ये होता है ना कि आपका 6ठा वेतन आयोग हो गया आज के मुताबिक परिस्थितियों,
7वां वेतन आयोग की बात चल रही है, 8वें वेतन आयोग की बात, अब वेतन आयोग बन रहे हैं ताकि समय की जरूरतों के हिसाब से आपके जो अमला बिल्कुल, है जो हाँ, करते हैं उसको हाँ, वो होता है ना। हाँ। 6ठे वेतन आयोग के लोगों की सैलरीज डबल हो गई, अचानक से हो गई ना। करेक्ट। तो यही तो है रिजनेबल थिंग, यही तो है रिजनेबल बजटिंग। ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरा कहना है कि इसके लिए एक पैरेलल बड़े पैमाने का आंदोलन जो होना चाहिए, वो आंदोलन या वो कोई फिगर या उतना बड़ा कद हमारे बीच में कोई मोरल फिगर मौजूद नहीं है जो हमें इस चीज़ के लिए तैयार कर सके कि पब्लिक मनी क्या है, या आप जैसे बिना आज की तारीख में मैं ये देखता हूँ कि लोगों को 1 मिनट भी बहुत छोटी चीज़ें अगर देखें जहाँ पे हमें लगता है कि जिससे बदलाव हो सकता था, सामने वाला पता है कि एक लेन उधर से आ रही है और एक लेन जा रही है, बस 2 ही गाड़ियों के गुजरने की जगह है, लेकिन मौका पाते ही वो पूरी लेन तोड़ के और सर 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 आगे जाएगा और वहां जाके खड़ा हो जाए कि जहां से उधर का पूरा ट्रैफिक बैन हो जाए, पूरा ट्रैफिक ब्लॉक करके वहां जाके चुपचाप खड़ा हो जाएगा वो, और फिर उधर से ब्लॉक इधर से ब्लॉक, और जब तक ये एक स्थिति ऐसी बन जाए। कोई ऐसी चीज पैरेलल एक चलने की जरूरत है जो लोगों की मोरल वैल्यूज को कहीं थोड़ा सा तो जगाए। यार नहीं, कितनी तुम्हारी हवस है, कितनी तुम्हारी भूख है, और क्यों तुम अपनी उस हैसियत से ज्यादा पाने की इच्छा करते हो जितना तुम काम कर रहे हो। जो कर रहे हो उसके ही हकदार बनो। तो वो कोई भी सोसाइटी कुछ तो मोरल वैल्यूज लेके चलती है ना, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार जितने बड़े पैमाने पर है, बहुत भयानक रूप से मटीरियलिस्टिक है और वेस्ट ने हमको दिखाया है, लेकिन फिर भी वो लोग कुछ मामलों में वैल्यू बेस्ड सिस्टम लाइफ जीते हैं, बहुत वैल्यू बेस्ड लाइफ जीते हैं इस सब के बावजूद। और ये सोशल भी है थोड़ा सा। हाँ, अगर आप गांव में होंगे, वही मैं कह रहा हूं। अच्छा, गांव में ये बड़ा प्रैक्टिकल बात है। अगर कोई एक टीचर है या कोई भी सरकारी आदमी है, बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट है, और बगल में कोई किरानी है और वो मेटेरियलिस्टिक पता चला किरानी है, सबको पता है, और एक अधिकारी है, वो अगर ईमानदार होकर अपना लाइफ और बड़ा ख़राब लाइफ जी रहा है, बड़ा उस मेटेरियलिस्टिक नहीं है, और बगल में एकदम सब कुछ सुविधा, लंबी लंबी गाड़ी है, तो उस समय देखिएगा, सामने देखिएगा तो उनके यहाँ चाय पीने वाले लोग अधिक हैं, ये जानते हुए कि भैया ये किरानी है, इसके पास कहाँ से इतना पैसा वो आया। ज़्यादा बड़ा इंस्पिरेशन है उसके लिए। हाँ, और वो जाके सामने बैठ के वो ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, वो गांव में वो सब जान रहे हैं इस चीज़ को। तो ये हम लोगों ने अपने आसपास देखी है, हम लोगों ने उसको सोशल रिकॉग्निशन अधिक दिया है। ये फैक्ट बात है। ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। हाँ, कोई भी बिल्कुल सही है। हाँ, यही बात है। किसी भी व्यक्ति का स्वभाव या सामाजिक आचरण किसी एक वजह से नहीं होता। तो आप देखिए, जो आपने बात कही, मैं पहले उससे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि आप इतना कर रहे हो तो उससे ज़्यादा क्यों चाहते हो। हमारा एवोल्यूशन, ये हमारी एवोल्यूशनरी सोच है। जंगल में कोई संत नहीं है ना। जो सबसे खाना छीन के अपनी गुफा में ले जाता था उसके बच्चे पलते थे। ये हमारा स्वभाव है, ज़्यादा से ज़्यादा पाना। आप देखेंगे जो भ्रष्टाचार के आंकड़े आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्टडी आप डीप से पढ़ें, हमारे यहाँ छोटे लेवल का करप्शन, एवरीडे करप्शन जो एवरीडे लाइफ वो ज़्यादा है। बड़ा पैसे का करप्शन हमारे यहाँ उतना नहीं होता है, लेकिन और देशों में कहीं ज़्यादा है। लेकिन वो एवरीडे जो जिंदगी की छोटी छोटी चीज़ों का बिल्कुल निचले स्तर का, सबसे गरीब को भी निचोड़ने वाला करप्शन जो है, ये वो है एक्सप्लॉयटेटिव करप्शन। और इसकी वजह क्या है? हमारा समाज। अब ये मेरी समझ है, आप अगर डिसएग्री करें तो बिल्कुल कर सकते हैं, बट हो सकता है मैं पूरी तरह गलत हूँ। पर हमारा समाज एक तो जीता है कुंठाओं में, अलग अलग तरह की, वो चाहे जाति से हो, आप अपने को ऊंचा समझते हो या नीचा। आप देखिए हम घरों में कितनी सफाई वो सब करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जाते हैं तो हिंदुस्तानी घर बड़ा साफ रखते हैं सजा के, लेकिन घर के बाहर कूड़ा फेंक देते हैं। हम अपने समाज में, अपने आसपास की जगहों में अपना स्टेक नहीं समझते। ये कमी अब पुराने मनसबदारों की भी है, लेकिन उस पर ज़रा सा भी काम नहीं किया हुआ। वो नेहरू गांधी जी ने थोड़ा शुरू किया, लेकिन वो पट से गायब हो गया, वो ज़्यादा खींचा नहीं। और ये कुंठा क्या करती है कि ये पार्क मेरा नहीं है, सरकार का। ये सड़क मेरी नहीं है, सरकार की है। ये घर मेरा है, उस पर तो लोग झगड़ जाएंगे, हमारा तूने हमारे क्या बोलते हैं उसको, रैंप पे गाड़ी बिना पूछे कैसे लगा दी, मर्डर हो जाएगा। लेकिन कूड़े से नहीं, वो कूड़ा हमारा नहीं, क्योंकि ये सोच है। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है कि आप इसको बदलेंगे कैसे। जो उदाहरण आपने दिया मिडीवल देशों में, ये तो कहीं ज़्यादा क्रूर समाज थे, कहीं ज़्यादा, अभी भी कई मामलों में क्रूर समाज हैं, हिंसक समाज भी हैं। हमारे समाज में दिक्कत ये है
कि यहाँ पे कोई रिवॉर्ड सिस्टम नहीं है अच्छे काम के लिए। आप ईमानदार रह कर देख लीजिए, आप सारी जिंदगी उसे घसीटेंगे केवल शब्दों में, जैसा उसको कोई पारिवारिक इज्जत नहीं मिलेगी, उसको कोई सामाजिक इज्जत नहीं मिलेगी, उसका इज्जत से ज्यादा कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। ये सारी व्यवस्थाएं जो हमने अपने सामने, द्वितीय विश्व, आप देखिए, मैं जर्मनी का एग्जांपल कई बार देता हूं, वो देश हमारे सामने गुलाम था, बंटा, 89 में दीवार गिरा के फिर ईयू का लीडर बन गया, और हमारे यहाँ अब तक पानी ही नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंच पाया, सब जगह स्कूल नहीं बन पाए। उसकी वजह यही है कि हम अपना स्टेक नहीं समझते। ये हमारे समाज की मूलभूत दिक्कत है। अब मेरी समझ में जितना मैं घूमा हूं, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो अपना सोचता है, परिवार का सोचता है, कुनबे का, जैसा आपने जिक्र किया था, उसमें बिरादरी का सोचता है। लेकिन जो सिस्टम चल रहा है इसमें उसका कोई स्टेक नहीं है, क्योंकि उसे स्टेक लगता भी नहीं है, क्योंकि वो सेफ नहीं है, और उसकी अनेकों वजह हैं। बट ये मूलभूत कारण है हमारे समाज में इन सब चीज़ों का, कि शिक्षा सरस्वती को, माँ को कहते हैं, लेकिन ऊपर से बस, और ये हिपोक्रेसी अब रच बस गई है। इसके लिए करना क्या पड़ेगा? मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ उसके लिए कहने में, लेकिन आपको कम से कम, जो हम छोटी छोटी बात घूम फिर के आती रहती है, सिस्टम में तो, सरकारी सिस्टम में तो रिवॉर्ड पैदा हो अच्छाई के, उस सिस्टम को तो आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं ना, हर एंगल से, कि भाई उसमें अच्छा काम करने के इंसेंटिव मिले, ईमानदारी से काम करने का इंसेंटिव हो। यहाँ बुराई से काम करने का इंसेंटिव है तो फिर कैसे होगा? इंसेंटिव ही उसी चीज़ का है तो लोग वही करते हैं, क्योंकि बाय नेचर तो हर कोई लूटेगा, आप देख लीजिए। और दूसरा, जहाँ कमी होती है, संसाधन कम है, तो वहाँ फिर ये ज़्यादा झगड़ा होता है। शार्दुल ने बहुत सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन जो बहुत शुरुआती बात थी उससे मैं थोड़ा डिसएग्री करता हूँ। एनिमल इंस्टिंक्ट ही है कि ज़रूरत से ज़्यादा पालो, कब्जा लो, कल को मिलेगा कि नहीं, लोग असुरक्षा में होते हैं ना, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन पूरे ह्यूमन इवोल्यूशन का निचोड़ ही यही है कि आपने सभ्यतागत चीज़ें सीखी, आप सामाजिक जीवन में आ गए ना, आप जंगल के उन गुफाओं और कबीलों में नहीं रह रहे ना, आप सामाजिकता में, उस सामाजिकता में रह रहे जहाँ पे आप अपने ब्रेन के आईक्यू से बहुत इवॉल्व हो चुके हैं, आपके पास बहुत सारी चीज़ों की सुरक्षा है, आपको पता है कि आपके घर में आज भोजन पड़ा हुआ है, दाना अनाज पड़ा हुआ है अगले 3 महीने के लिए, आपको नहीं मरना है, इसलिए आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं। तो वो सभ्यतागत चीज़ें क्यों नहीं है उसके बाद की अवस्था, वो मेरा वहाँ पे वो मेरा प्रश्न था। मैं बहुत छोटी सी बात कह दूं, है क्या, जिसको लूटने की आदत पड़ जाती है ना, वो सिर्फ अपने उससे नहीं लौटेगा, फिर उसके लिए वो डिटरेंस भी पैदा करना पड़ेगा। नहीं, उसके लिए वही तो होता है, इंस्टिंक्टिव तो होगा कि वो इंस्टिंक्ट ही कंपेल कर सकती है कई बार, लेकिन फिर वहीं पर आपकी सिविलाइजेशन, आपकी जो सब वो है, जो सामाजिकता है, वहीं पर तो वो आपको काम करती है कि भैया आदमी तब 20 उसके साथ जो ताकतवर था कबीले का, वो अल्फा मेल, वो 20 औरतों के साथ सेक्स कर सकता था। पर आज शादी जैसी एक व्यवस्था बनाई गई, एक सिस्टम बनाया गया है कि आदमी कोई जोर जबरदस्ती बाकियों से ना कर पाए, और किसी के ऐसा भी ना हो कि पूरी तरह से वंचित है वो किसी चीज से। तो आप एक कमिटेड लाइफ में आ गए। मैं कह रहा था इंसेंटिव, जो अच्छा काम करने का रिवॉर्ड नहीं है ना, ये सिस्टम ईमानदारी से प्रोसिक्यूट करे। मान लीजिए हाइपोथेटिकल लेते हैं, कोई एक व्यक्ति है जिसका पता चला कि उसने खूब गड़बड़ की, तो हाइपोथेटिकल ये होना चाहिए कि वो बच के ना निकल पाए। अब देखिए यूरोप के कई देशों में धीरे धीरे ये चीज़ बदली। अब उन्हें पता है कि वो गड़बड़ करेंगे, लालच अब भी है, लेकिन उन्हें पता अगर पकड़े गए तो उसका बहुत ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। आखिरी विकास, और अगर नरेंद्र के पास कुछ होगा तो इनकी आखिरी कमेंट, और फिर हम चर्चा को बंद यहाँ पर। ये तो है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, उसमें एक चीज़ नहीं है। और रिवार्ड वाली बात से मुझे एक चीज़ याद आई कि अभी रिसेंटली ही पिछले ही हफ्ते शायद जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आरटीआई एक्टिविस्ट की बेल डिनाई कर दी इस मामले में कि आप कौन होते हैं अथॉरिटी ये चेक करने वाले कि रोड बन रहा है वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है या गलत बन रहा है। और साथ में ये भी कहा, कमेंट था शायद, कि आरटीआई एक्टिविज्म जो है वो देश में बढ़ गया है। अब एक और उससे पहले ये जो कॉकरोच वाला पूरा कमेंट जो शुरू हुआ, वो एप्लीकेशन भी सिर्फ इसी बात पे थी कि बार्स में, नीचे कोर्ट्स में और बाकी जगह, इवन सीजीआई ने खुद कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट में कितने नकली वकील हैं। जब आपको पता है सारी चीज़ें ऐसे हैं, उस तरीके से हैं, लेकिन उसके बाद बहस कहाँ गई और किस तरीके, बहुत कुछ पता है। ये तो वो तो खैर अलग बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जब आपको इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, और कल भी जो है केस था सुप्रीम कोर्ट में इसी बात पे कि जो बार काउंसिल के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें नकली वकील और इवन इंटर्न जो है वो वोट डाल के आ जा रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में या जुडिशरी में हो रही हैं, और वहीं से ऐसे फैसले भी आ रहे हैं कि आपकी बेल डिनाई हो रही है। तो ये एक, अगर मान लीजिए सिर्फ इसी डायरेक्शन में जाएं, तो
कैसे कोई आदमी जो है वो जो रिवॉर्ड की बात कह रहे हैं शार्दुल जी, वो कैसे उसमें उत्साह आएगा कि मुझे आगे जाके कुछ करना है। स्टेक होल्डर ही नहीं महसूस होता। वो एक बड़ा फ़र्क है कि वहाँ आपको सिस्टम जो है पूरी तरीके से आपको ऐसा महसूस कराता है कि कागज़ों में पढ़िए आप ईमानदारी क्या होती है। जैसे मैं सर जब पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ मॉरल एजुकेशन सब्जेक्ट होता था, देख रहा हूँ मेरे ख्याल से 10 या 12 के बाद से तो एज ए सब्जेक्ट भी वो नहीं रहा, मॉरल एजुकेशन सब्जेक्ट भी खत्म हो गया। पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ते थे, बाकी चीज़ें पढ़ते थे कि कैसे जो है आपको रिवॉर्ड मिलेगा अच्छे काम का, वो बचपन से जब आपके डाला जाएगा तब आपको समाज सुधार होगा। ऐसा थोड़ी ना कि मैं पढ़ के और बाद में यहाँ बैठ के और फिर मैं एकदम सोचूं कि सब चीज़ें ठीक हो जानी चाहिए, मैं ईमानदार रहूँ। वही जो आपने शुरू में कहा था सर। देखिए मेरा आपने जैसे डिबेट किया और आपने भी पॉइंट रखा, हमने भी पॉइंट रखा, उन्होंने भी रखा, हमारे एक पॉइंट से आप डिसएग्री किए, आपके पॉइंट से नहीं किए। ये करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पे आपको ओपन एंडेड माइंड से आपको एक बहस शुरू करनी पड़ेगी और आपको बैठ के हर तर्क सुनना पड़ेगा। बिल्कुल। आपको जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने ठेकेदार से बात की, आप जैसे उसमें मैं इंड कर रहा हूँ, उसका ही कहना है कि 100 रुपया अगर मैं कमा रहा हूँ इसमें बना के तो 100 रुपया मिलेगा, मैं घर में सिर्फ 5 रुपया लेके जा रहा हूँ, मैं थाना से लेकर सब आदमी को दे रहा हूँ, मेरी लाइफ कहाँ है? आप उसको भी बैठिए कि तुम 100 में 25 बचा रहे हो, क्यों बचा रहे हो, फिर उस 25 का क्या कर रहे हो। आपको ओपन माइंड से टॉप से लेकर, जैसे आपने कहा कि टॉप पे नहीं है, टॉप पे जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं है, मतलब नहीं, वहां पे चूंकि ट्रांसपेरेंसी ऑन पेपर पे वो लोग बना लेते हैं लीगलाइज तरीके से, दैट्स अ लीगलाइज्ड, उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। वो लाखों करोड़ आपके हिसाब से वो ऑक्शन में ही कम कर दिया तो उनको जरूरत ही नहीं है। तो ये सारी चीजें ओपन एंडेड से ठीक है, तुम इस पार्ट के हिस्सेदार हो, सब आदमी, अगर आप बिना किसी बैकलॉग के, बिना किसी बैगेज के आप अगर इस पार्ट का डिस्कशन शुरू करते हैं जहाँ पे ठीक है हर आदमी अपनी बात रखो, तो शायद एक व्यवहारिक, जैसे आपने जो कहा वो सबसे बड़ा पॉइंट था। जब आप याद कीजिए लोग गवर्नमेंट छोड़ के सब प्राइवेट पार्टी सरकारी की नौकरी के बीच में जब गैप बढ़ गया तो पूछा गया ना, बोला कि हमारे यहाँ हम इतना पढ़ के नौकरी कर रहे हैं, हम 40,000, एक MBA हमसे ख़राब था वो 2 लाख रुपया पा रहा है, हमको हमारी लाइफ में हम वही जा रहे हैं, ख़राब कुर्सी है, ख़राब इन्वायरमेंट है, तो सरकारी दफ्तरों को कॉर्पोरेट बनाया गया। तो ये भी रिवॉर्ड वही सिस्टम है जो भी एक रिवॉर्ड अलग अलग तरीके से आपके नौकरियों को किए कॉर्पोरेट। तो एक जब संवाद शुरू हुआ, उनकी बात सुनी गई, उधर बात सुनी गई, तो यहाँ भी करप्शन गलत है, ये इसमें किसी को इस पर क्या बहस कोई बहस नहीं है। लेकिन तुम भैया, तुम 100 में तुमको सब कुछ होने के बाद तुम क्यों पैसा कमा रहे हो? एक बार उससे भी जब तक आप उससे सुनेंगे नहीं तो आप रूट कॉज में नहीं जा पाएंगे। मेरा बस यही बात है। माफ कीजिए, मैंने विकास को इंटरप्ट कर दिया था, पर कभी कभी उत्साह आ जाता है। अब तो उन्होंने 10वीं की किताब से थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हटा दी, तो ये तो बहुत पीछे की चीज है। मैंने सुना डार्विन को हटा दिया गया। हाँ, जरूरत भी नहीं थी। या ऐसा हो सकता है कि अब ये इवोल्यूशन तो हो चुका जितना होना था, तो उसी को बार बार क्या पढ़ना। भाई तो कहाँ हो चुका, हमारा पिछले 3 लाख साल में मानव मस्तिष्क का साइज लगभग डबल हो गया है। तो इसके साथ ही हम आज चर्चा को रोकेंगे, लेकिन उससे पहले रिकमेंडेशन पूरा करेंगे। शार्दुल का रिकमेंडेशन सबसे पहले। मैं 2 रिकमेंडेशन दूंगा इस हफ्ते। पहला तो मेरा एक खुद का आर्टिकल है, मैंने उस पर इस हफ्ते बहुत मेहनत की और मेरे मन के पास का इशू है कि हमारे खाने में जो मिलावटें हैं वो कैसे होती हैं। तो चीन ने हाल ही में हमारे चावल और मिर्चियाँ रिजेक्ट कर दी जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जापान ने आम। तो उस विषय में डीप जाके सरकारी कागज़ों में और नीतियों में देखा कि हमें तो बाहर का तो होता है एक्सपोर्ट क्वालिटी लिखा रहता है, लेकिन ऑफिशियल कुछ एक्सपोर्ट क्वालिटी टैग नहीं है, और हमारे खाने का तो कई बार देखें मॉनिटर ही नहीं करता अपने देश के, तो वही स्टेक होल्डर ही नहीं है हम। तो पहला वो आर्टिकल है, न्यूज़ लॉन्ड्री पे आज हुआ है वो विश्लेषण। और दूसरा, इन सब बातों के बीच जो लड़ाई चल रही थी, फॉसिल फ्यूल कितने खतरनाक फ्यूल हैं, क्लाइमेट चेंज के अलावा वैसे ही अर्थव्यवस्था के लिए भी, ये भी बहुत से देश देख रहे हैं और बड़े ताकतवर देश उसमें स्टेक नहीं पाना चाह रहे। तो पिछले महीने एक समिट हुई थी कोलंबिया में 50 देशों की, जो तेज़ी से अब फॉसिल फ्यूल्स की बेसिकली रैम्प से डी रैम्प करना चाह रहे हैं। और ये DW पे आर्टिकल है, ये रिपोर्ट के साथ साथ टिम शॉनबर्ग का काफ़ी डिटेल आर्टिकल, आप पढ़ें, देखें कि दुनिया किस तरफ एनर्जी बहुत तेज़ी से बदल रही है। विकास, तो एक नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री है मिनिमलिज्म, कि कैसे जो है आदमी मितव्ययता में, जैसे हमारी पुरानी पीढ़ी है जो हमारे बाप दादा थे वो बहुत मितव्यय जीते थे। मेरे ख्याल से वो भी एक कारण था कि करप्शन जो है वो नहीं बढ़ रहा था, ज़रूरतें कम में खुश रहना जी, मितव्ययी जीवन था। नरेंद्र, आपका रिकमेंडेशन?
ऑन लाइटर नोट, एक मेरा यूट्यूब देखे हस्तक्षेप, उस पर हाँ, मैं कई सारी बिल्कुल, बात करता हूँ। और दूसरा जो आप कलेक्टिव में एएफपी ने जो ब्रेक की थी उसको आप पढ़िए तो कितनी हॉरिबल है एक सिस्टम जो एआई को लेकर हम एक तरफ डिबेट कर रहे हैं, और किस तरह से उन मजदूरों के बीच में उन्हीं को यूज करके उन्हीं के पैसे नौकरियां को के लात replacement मारने की का। जो कोशिश हो रही है, उस बारे में जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और पढ़िए और देखिए कि किस तरह से हम उपयोग हो रहे हैं। ये वो ऐसे है आपको- कि अपनी ही कब्र अपनी ही खोद रहे हैं हाँ हम लोग हाँ जी। मेरा रिकमेंडेशन है, आज एक रिपोर्ट आई है इंडियन एक्सप्रेस में, वो रिपोर्ट पढ़ी जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन है, बड़ी स्ट्रेट रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट है, और ये उजागर करती है जो हमारा ईडब्ल्यूएस का आप ये रिजर्वेशन सिस्टम है उसका कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है, और कैसे उसने उसके इस्तेमाल कर लोग ऐसे अपात्र लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसमें 10% का जो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन का प्रावधान मोदी सरकार ने किया था उसमें, और यूपीएससी की जो परीक्षा है उसमें 200 से कुछ ऊपर की संख्या में लोग ईडब्ल्यूएस के लाभार्थी हैं, और उनका एक परीक्षण है, और उसमें ये आया है सामने कि एमएनसीज में जॉब करने वाले लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जिनके अपने बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं उन परिवारों के लिए बच्चे इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो 8 लाख की का जो ब्रैकेट था कि 8 लाख पर एनम सालाना जिनकी आय होगी वो ईडब्ल्यूएस के पात्र होंगे, तो इसने एक ओपन विंडो खोल दिया है पूरा कि कैसे भी ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना सकते हैं जनरल कैटेगरी के लोग, और उसके दुरुपयोग का पूरा ये कच्चा चिट्ठा है। पढ़ें, समझ में आएगा आप लोगों को कि कैसे पूरी हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी चीज़ों का दुरुपयोग का रास्ता पहले खुल जाता है, उसका सदुपयोग होने से पहले ये भी उसी दिशा में। इसमें कहीं कुछ महीनों से सोशल मीडिया पे खुरपेंच है, उन्होंने आईएएस लोगों के लिए काफ़ी, और शुरुआत उन्होंने डिसेबिलिटी और ईडब्ल्यूएस का उसने जो निकाला है, और कई बार तो कई सारे उसके चारे आईएएस ने सोशल मीडिया पे हाँ, ये केवल यूपीएससी के जो लाभार्थी हैं उनके बारे में जी। नहीं, पर ये भी वही दिखाता है वो सर्वाइवल माइंडसेट के बस पैर चढ़ के निकल जाओ, हम एक साथ कुछ नहीं है। तो इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए स्मिता, शार्दुल, विकास और नरेंद्र, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।